हाय एवरीवन, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के कॉन्सेप्ट को। अब लूप्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? हमने स्पॉटिफाई या यूट्यूब म्यूजिक प्लेयर जैसी ऐप्स को यूज़ किया होगा। इन ऐप्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गाने को हम लूप पे चला सकते हैं। उसका मतलब होता है एक गाना बार बार रिपीट होता रहेगा हमारे लिए। रियल लाइफ में उसी को हम लूप कहते हैं। लूप का मतलब होता है किसी काम को रिपीट पे लगा देना। तो अगर हमें कोडिंग के अंदर किसी काम को बार बार करवाना होता है, तो C++ के अंदर हम उस काम को करवाने के लिए लूप्स को यूज़ करते हैं। अब हम 3 तरीके के लूप्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे फॉर लूप्स, उसके बाद हमारे वाइल लूप्स, उसके बाद हमारे डू वाइल लूप्स। जितने भी काम फॉर लूप से हो सकते हैं वो सारे काम वाइल लूप से भी हो सकते हैं, वो सारे काम डू वाइल लूप से भी हो सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। यानी सारे के सारे काम तीनों में से किसी भी लूप से किए जा सकते हैं। पर क्योंकि तीनों ही प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल हैं, तो हम अपने चैप्टर के अंदर तीनों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने फॉर लूप के साथ। फॉर लूप को लिखने का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। फॉर लूप के अंदर हम सबसे पहले कीवर्ड लिखते हैं फॉर, एंड उसके अंदर पेरेंथेसिस के अंदर हमें 3 स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं। इन 3 स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, दिस इज माई कंडीशन स्टेटमेंट, एंड दिस इज माई अपडेशन। अब इन 3 स्टेटमेंट्स को लिखने का मतलब क्या है? बेसिकली लूप्स के अंदर हमें काउंटर वेरिएबल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल लिया इंट नंबर। लेट्स सपोज दिस इज माई वेरिएबल इंट नंबर, और इसकी मैंने शुरुआत कर दी 1 के साथ। तो ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी स्टेटमेंट 1 हो गई। अब मैं डिफाइन करना चाहती हूँ कि मेरा लूप कब तक चलते रहना चाहिए। जैसे हम स्पॉटिफाई पे देखते हैं कि गाना कब तक रिपीट होना चाहिए, वैसे यहाँ पर कि जो भी लूप के अंदर हम काम करवाना चाह रहे हैं वो कितनी बार होना चाहिए। तो उस काम को करवाने के लिए हम अपनी एक कंडीशन डिफाइन करते हैं। जब हमारी कंडीशन सच होती है तब हम इफ के ब्लॉक में जाते हैं, नहीं तो हम एल्स के ब्लॉक में जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर लूप तब तक चलता रहता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। तो अगर मैंने लिख दिया मुझे लूप तब तक रन करना है जब तक माई नंबर इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये तो मेरी कंडीशन हो गई। तो अगर अभी मेरे नंबर की वैल्यू 1 है तो अभी तो नंबर लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब मेरा लूप वर्क करेगा, मतलब मेरा काम होगा। और थर्ड हम एक और स्टेटमेंट देते हैं, दिस इज माई स्टेटमेंट 2 एक तरीके से, एंड दिस इज माई स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 कहती है अपडेशन कैसे होगा, मतलब ये जो वेरिएबल है जिसकी हमने शुरुआत 1 के साथ की, इनिशियलाइजेशन किया, उसे हम किस तरीके से अपडेट करेंगे। मैं कहती हूँ इसे मैं बार बार इंक्रीज करना चाहती हूँ बाय 1, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि मेरा जो नंबर है वो बार बार इंक्रीज होना चाहिए बाय 1। या इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका होगा कि मैं नंबर को हर बार करना चाहती हूँ ++। तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, इन्हीं को अलग अलग लाइंस में ना लिख के हम क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक ही सिंगल लाइन के अंदर अपने पेरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। तो बेसिकली फॉर लूप को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फॉर, एंड उसके अंदर हम अपनी कंडीशंस को लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, ये है मेरा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन कह रहा है इंट नम इज इक्वल टू 1, मतलब एक नंबर वेरिएबल लो, उसकी 1 से शुरुआत करो। फिर आती है मेरी कंडीशन, और रूल कहता है लूप रन्स व्हाइल कंडीशन इज ट्रू, और कंडीशन कह रही है नम इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ हम लिख देंगे नम इज लेस देन इक्वल टू 5, और फिर हम बताते हैं कि हमारा वेरिएबल अपडेट कैसे होना चाहिए। जैसे हमें पता है हमारा वेरिएबल हर बार इंक्रीज होगा बाय 1, तो हमारे वेरिएबल कैसे अपडेट हो, नम ++ हो जाए हर बार। और फिर हम लगाते हैं अपने कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोई भी काम करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सी आउट करा सकते हैं अपने नंबर की ही वैल्यू। ये मैंने क्या किया, हर बार अपने नंबर की वैल्यू सी आउट करवा दी। तो ये तो हो गया चीज़ें लिखने का तरीका। पर बेसिकली हमारा लूप कैसे वर्क करता है? लूप ऐसे वर्क करता है कि लूप के अंदर जब हम घुसते हैं शुरुआत में, तब हमारा नंबर जिस वैल्यू के साथ इनिशियलाइज होता है वो हमारे वेरिएबल की पहली वैल्यू होती है, इनिशियलाइजेशन वैल्यू। उसके बाद हम चेक करते हैं कंडीशन, क्या नम इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? यस, हाँ, लेस देन इक्वल टू 5 है। और इसके बाद हम अपना काम करवाते हैं। काम करवाएंगे तो नम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नम की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? नम की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। उसके बाद वापस हम जाते हैं लूप पे ऊपर की तरफ और हम करते हैं नम ++। नम ++ हो गया तो इस बार नम की वैल्यू 2 हो गई। दोबारा से हम कंडीशन को चेक करेंगे, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? दोबारा से हम नम की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो नम की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। दोबारा से हम ऊपर जाएंगे और नम को ++ करेंगे तो अब नम की वैल्यू 3 हो गई। दोबारा से हम कंडीशन को चेक करेंगे। तो इस तरीके से बार बार हमारा लूप रन करता है। तो ये जो लूप है ये बेसिकली 1 2
3, 4 एंड 5 इन नंबर्स को हमारा लूप प्रिंट करवा रहा होगा। एक बार इस लूप को हम कोड में लिखकर देखते हैं, उसके बाद इसे और डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट गो में अगर हिट करते ही हमें लूप समझ में नहीं आ रहा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम इस चैप्टर के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे लूप्स के कि आपका दिमाग मजबूर हो जाएगा उसको समझने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। दिस इज माई CPP फाइल code.cpp। इसके अंदर मैंने बॉयलर प्लेट कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है और हम शुरुआत करने वाले हैं अपने फॉर लूप के साथ। तो फॉर लूप की शुरुआत करने के लिए बेसिकली द सिंटैक्स गोज लाइक दिस, फॉर, उसके बाद मैं लिख सकती हूँ int I या int num ले लेते हैं। नंबर मेरा वेरिएबल है, नंबर की शुरुआत कर रहे हैं 1 के साथ। जब तक नंबर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक लूप हमारा रन करेगा और हर बार हम नम को कर देंगे प्लस प्लस। ये चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट स्टेटमेंट खत्म हो गई तो सेमीकोलन, सेकंड स्टेटमेंट खत्म हो गई तो सेमीकोलन, थर्ड स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन नहीं लगाते क्योंकि पेरेंथेसिस का क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाता है। अब अंदर लूप के अंदर हम कोई भी काम करा सकते हैं, जैसे इफ़ के अंदर, एल्स के अंदर हम कोई भी काम करा सकते थे। तो यहाँ पे हम सी आउट करने वाले अपने नम की वैल्यू और एक स्पेस दे देते हैं साथ में। और क्योंकि हमने कहीं एंड लाइन नहीं दिया तो लास्ट में हम एक एंड लाइन भी दे देते हैं। लेट्स सेव इट एंड अपनी कंसोल टर्मिनल के अंदर तो हमारे लूप ने क्या प्रिंट किया, हमारे लूप ने प्रिंट किया 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो हमने प्रेडिक्ट किया था। अब इन लाइनों से ये आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होकर आया उसको एक बार और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो बेसिकली आउटपुट कैसे प्रिंट होकर आया, जब पेपर पेन के ऊपर लिखकर हम किसी लूप को रन करने की कोशिश करते हैं, किसी कोड को समझने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम ड्राई रन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ हम अपने कोड को ड्राई रन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पेपर पेन पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको भी अगर किसी भी कोड के अंदर कोई डाउट होता है या किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट होता है, सिंपली अपनी नोटबुक लेके बैठना है, अपना कोड सामने खोलना है लैपटॉप के अंदर और उसे ड्राई रन करके देखना है। ड्राई रन करने का मतलब है एक एक वैल्यू के लिए उसको चेक करना। जब एक एक वैल्यू के लिए हम किसी कोड को चेक करते हैं ना तो और डीपर अंडरस्टैंडिंग बनती है उसके लॉजिक की। तो ड्राई रन करने के लिए हम इस कोड को समझने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें पता है लूप की शुरुआत हुई इस पॉइंट के साथ, मतलब इस लाइन के साथ। तो मतलब हमारा मेमोरी के अंदर एक नंबर वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू शुरुआत में है 1 के इक्वल। अब क्या होगा, अब कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक हो रही है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? यस, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो उस केस में हम लूप के अंदर आ जाएंगे। लूप के अंदर आए तो हम नम की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे नम की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया एज 1। अब लूप के अंदर और कोई काम तो बचा नहीं, तो वापस आ जाएंगे हम और अब कर देंगे नम को प्लस प्लस। नम प्लस प्लस हुआ मतलब इस बार हमारे नंबर की वैल्यू अपडेट होकर हो गई 2 के इक्वल। अब दोबारा से हम कंडीशन को चेक करेंगे, क्या नम लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ, नम इज लेस देन इक्वल टू 5। तो मतलब अपना काम कर दो। काम क्या है, नंबर को प्रिंट करवाना। तो हमने 2 की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद काम हमारा हो गया तो वापस से आएंगे और नम की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। नम दोबारा से प्लस प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस हो गया तो इस बार नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार नंबर की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 3 के इक्वल। जैसी वैल्यू अपडेट हो गई अब दोबारा से कंडीशन को चेक करेंगे, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है? यस, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो दोबारा अब हम अपने लूप के अंदर जाके जो भी काम है वो करवा देंगे। काम है नंबर को प्रिंट करवाना, तो हमारी 3 वैल्यू आके प्रिंट हो जाएगी। अब काम होने के बाद दोबारा से नंबर को हम अपडेट कर देंगे। नंबर प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, इस बार हमारी नम की वैल्यू प्लस प्लस होके हो जाएगी इक्वल टू 4। अब 4 वैल्यू हो गई तो दोबारा चेक कर लो, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है? यस, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो दोबारा अब हम सी आउट कर देंगे अपने नंबर की वैल्यू को। नंबर की वैल्यू को सी आउट किया तो 4 हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। अब दोबारा से क्या करेंगे, नंबर को प्लस प्लस कर देंगे, यानी अपडेट कर देंगे। नंबर इस बार प्लस प्लस हुआ तो नंबर की वैल्यू 5 हो गई। अब दोबारा चेक करेंगे कंडीशन के लिए, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 होता है? यस, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये हमें ट्रू दे देगा। तो हम दोबारा से लूप के अंदर जो भी काम है वो करेंगे। काम है नंबर को प्रिंट करवाने का, तो इस बार 5 को प्रिंट करवा देंगे। अब जैसे ही काम हो गया दोबारा हम नंबर को यहाँ पर करेंगे प्लस प्लस। अब जब दोबारा नंबर को प्लस प्लस किया तो नंबर की वैल्यू इस बार क्या हो गई, नंबर की वैल्यू इस बार 6 हो गई। अब 6 के लिए चेक होगा, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 होता है? 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा फॉल्स। मतलब ये वाली कंडीशन जैसे ही फॉल्स दे देगी हम इस लूप से अब बाहर निकल जाएंगे, अब काम नहीं होगा।
तो अब लूप के बाद जो भी कुछ लिखा होगा वो हमारे लिए हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द लूप हमारी क्या क्या चीजें प्रिंट होंगी, हमारे लिए नंबर्स 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाएंगे, और लूप के बाद में क्योंकि हमने एंड लाइन की स्टेटमेंट लिखी हुई थी तो हमारे लिए एंड लाइन प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमारा लूप रन करेगा। अब वेरीफाई कैसे करें कि ये जो नंबर है ये लास्ट में 6 हो गया था क्या, मतलब जो हमने ड्राई रन करके देखा है वो एक्चुअली सच ही हमने ड्राई रन किया है, ऐसे ही लूप C++ के अंदर काम करता है, या कैसे वेरीफाई करें। तो नंबर की वैल्यू को हम लूप के एंड में जाके प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एंड लाइन करने से पहले, या इनफैक्ट एंड लाइन करने के बाद एक और एंड लाइन में लास्ट वैल्यू ऑफ नम इक्वल्स, या हम क्या करेंगे, नम की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। पर यहाँ पर एक कैच आता है, फॉर लूप के अंदर या इनफैक्ट इन जनरल लूप्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं उनका स्कोप सिर्फ लूप तक ही रहता है। इसको कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं नम को प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगी तो मेरे कंपाइलर को नहीं पता कि मैं कौन से नम की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने किसी नम वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं किया। मतलब लूप का जो वेरिएबल नम है वो सिर्फ लूप के अंदर तक ही यूज़ किया जा सकता है, उसे हम लूप के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए आई एम गेटिंग दिस एरर कि आइडेंटिफायर नम इज़ अनडिफाइंड। अगर मुझे इस नम को यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नम को बेसिकली ये जो पूरा वेरिएबल है इसे मुझे लूप के बाहर डिफाइन करना पड़ेगा, और यहाँ से मैं इंट हटा दूंगी, क्योंकि इंट कब लगता है, इंट डेटा टाइप तो तब लगता है जब हम फर्स्ट टाइम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम ठीक है अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, पर अपनी इस फर्स्ट स्टेटमेंट में अब मैं उस वेरिएबल को सिर्फ इनिशियलाइज कर रही हूँ, डिक्लेयर नहीं कर रही। इनिशियलाइज करना होता है वैल्यू देना, तो अब मैं उसे सिर्फ वैल्यू दे रही हूँ। डिक्लेयर तो मैंने बता तो पहले ही दिया कंपाइलर को कि वेरिएबल मेरा बना हुआ है, अब उसे वैल्यू दे दो। तो इतना काम मैंने अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को कर लिया, ये भी लिखना वैलिड है। अब मैं अपने नम की वैल्यू को प्रिंट करवा सकती हूँ। तो इसे एक बार सेव कर लेते हैं। दिस इज़ माई कोड। इनफैक्ट इसे हम चाहें तो एक फॉन्ट छोटा भी कर सकते हैं, एंड दिस इज़ माई स्क्रीन। तो इस बार जब हम आउटपुट प्रिंट करवाएंगे तो 1 2 3 4 5 तो प्रिंट हुआ ही, और लास्ट वैल्यू क्या है नम की, लास्ट वैल्यू है नम की 6, जिसके लिए बेसिकली वो लूप से रिजेक्ट हो गया था और हम लूप से बाहर आ गए थे। तो इसी तरीके से हमारे सारे के सारे फॉर लूप्स वर्क करते हैं। तो इस तरीके से इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, अपडेशन होने के बाद हमेशा कंडीशन चेक होती है और फिर हमेशा काम होता है। हम चाहें तो जैसे हमने 1 से लेके 5 तक नंबर्स को प्रिंट करवाने का लूप लिखा है, वैसे ही हम इन नंबर्स को 1 से लेके 10 तक भी प्रिंट करवा सकते हैं। बस उसके लिए क्या चेंज करना पड़ेगा, कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। अपडेशन तो वैसे ही एक एक करके होना है, इनिशियलाइजेशन भी 1 के साथ होना है, काम भी वैसे ही होना है। बस यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, अब 5 पे नहीं रुकना, मुझे कंडीशन बताती है कब रुकना है। अब मुझे 5 पे नहीं रुकना, अब मुझे आगे जाके रुकना है। तो आगे जाके रुकने का मतलब है 10 पे रुकना है, तो इस बार नंबर्स कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होंगे, 10 तक प्रिंट होंगे। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो 100 तक भी नंबर्स को प्रिंट करवा सकती हूँ। लेट मी शो इट टू यू। तो मैंने क्या किया, 1 से लेके 100 तक नंबर्स को प्रिंट करवा दिया। कितनी लाइनों से, सिर्फ इन 3 लाइनों से। तो बेसिकली लूप बहुत जो बड़े काम होते हैं जिनको हमें बहुत बार कराना होता है उनके लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इस काम को मुझे रिपीट पे कराना था पर मुझे इतनी सारी सी आउट स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी पड़ी। सी आउट स्टेटमेंट तो आप नोटिस करोगे मैंने एक ही लिखी है लूप के अंदर, पर इतनी सारी चीज़ें प्रिंट हो गई उस सी आउट स्टेटमेंट की वजह से। अब लूप्स में एक और चीज़, लूप्स के अंदर देयर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, इनफाइनाइट लूप बेसिकली एक ऐसा लूप होता है जो इनफाइनाइटली चलता रहता है। इनफाइनाइट कहने का मतलब होता है इन्फिनिटी, मैथ के अंदर हमने पढ़ा होगा ऐसी चीज़ जो ख़त्म नहीं होती। तो इनफाइनाइट लूप प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा लूप होता है जिसके अंदर ये जो स्टॉपिंग कंडीशन होती है ना, दिस इज़ माई स्टॉपिंग कंडीशन कि कब स्टॉप करना है, ये कंडीशन हमेशा जब ट्रू रह जाए, ये कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो, हमेशा ही ट्रू रह रही है कंडीशन, तो उस केस में लूप कभी रुकेगा ही नहीं। तो वो क्या बन जाएगा, वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। और इनफाइनाइट लूप्स प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत डेंजरस और बहुत ख़राब होते हैं। मतलब अगर लेट्स सपोज हम कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, ऑल्दो C++ से हम वेबसाइट्स बिल्ड नहीं करते, पर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं या हम कोई ऐप बिल्ड कर रहे हैं और कहीं पर प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमने इनफाइनाइट लूप लगा दिया तो हमारी वेबसाइट पूरी क्रैश कर जाएगी, हमारी ऐप पूरी क्रैश कर जाएगी। इसीलिए हमेशा लूप्स को जब भी लिख रहे हो ये ज़रूर देख लें हम कोई इनफाइनाइट लूप तो क्रिएट नहीं कर रहे। इनफाइनाइट लूप के बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही मेरा कोड है, इसके अंदर मैं लिख दूं नम की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो लॉजिकली अगर सोचा जाए तो नंबर की वैल्यू शुरुआत हो रही है 1 से, हर बार नंबर प्लस प्लस हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो वो 0 से तो बड़ा हमेशा होगा ही होगा। तो मतलब ये तो क्या है, ये एक इनफाइनाइट लूप है जिसमें स्टॉपिंग कंडीशन हमेशा ट्रू दे देगी। इसको वेरीफाई कैसे करूं, जैसे ही मैं इस
कोड को रन करूँगी, वैसे आप देखोगे मेरे टर्मिनल के ऊपर अजीबोगरीब हरकतें होंगी और मुझे अपना टर्मिनल क्लोज करना पड़ेगा। और हो सकता है कुछ कुछ सिस्टम्स में आपका सिस्टम ही पूरा क्रैश कर जाए और आपको रीस्टार्ट करना पड़े सिस्टम को, तो ये भी हो सकता है। तो सी मतलब कितने दूरी तक, और ये कोड पता है कब तक चलता रहेगा, मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। ये कोड तब तक चलता रहेगा जब तक मेरे कंप्यूटर की मेमोरी नहीं भर जाती, मतलब जब तक मेरे कंप्यूटर की रैम जितनी इस C++ प्रोग्राम के पास अवेलेबल है वो पूरी भर नहीं जाती, जब तक क्रैश नहीं हो जाता। तो कई बार स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये कोड बेसिकली चलता रहेगा तब तक। तो इसीलिए इनफाइनाइट लूप्स को कभी भी क्रिएट नहीं होने देना है। अब इसके साथ में लूप्स के साथ कुछ कुछ टर्म्स हैं जिनका हमें आइडिया होना चाहिए। एक तो टर्म थी इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप हमें पता चल गया क्या है। एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं बेसिकली आइटरेशन या आइटरेट। आइटरेट करने का मतलब होता है लूप को रन करना। तो जब भी आप मेरे मुंह से सुनो या कोई और अगर बोल रहा है कि हम लूप को आइटरेट करेंगे, हम लूप पे आइटरेट करेंगे, तो उसका मतलब है कि हम लूप को रन करके देखेंगे, मतलब देखेंगे कि इस लूप में काम किस तरीके से होता है, कैसे हमारा लूप वर्क कर रहा है। इसी से मिलती जुलती एक और टर्म है विच इज़ आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब बेसिकली है सिंगल रन। सिंगल रन मतलब लूप मेरा एक बार जब रन करेगा तो उसको हम एक आइटरेशन कह देते हैं, फिर सेकंड टाइम अपडेट होके दोबारा काम करेगा तो उसे सेकंड आइटरेशन, थर्ड टाइम करेगा तो थर्ड आइटरेशन। तो इस तरीके से लूप के एक सिंगल रन को हम आइटरेशन कह देते हैं। और इसी से मिलती जुलती एक और टर्म होती है विच इज़ आइटरेटर। आइटरेटर बेसिकली लूप के वेरिएबल को कहते हैं। हर फॉर लूप के अंदर जनरली कुछ ना कुछ वेरिएबल होता है जिसको हम अपना काउंटर वेरिएबल भी कह देते हैं। काउंटर वेरिएबल का मतलब होता है कि वो काउंट करता है कि लूप कितनी बार रन करे। हमारे इस लूप के अंदर मेरा काउंटर वेरिएबल, मेरा ये वेरिएबल नम है। पर जनरली जब भी हम फॉर लूप्स लिखते हैं तो हम नम नहीं लिखते, हम क्या करते हैं I, J, K, X, Y, Z जो हमारे ख़राब वेरिएबल के नाम होते हैं ना, मीनिंगलेस, उन मीनिंगलेस वेरिएबल्स को C++ के अंदर फॉर लूप्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो जनरली जब भी आप फॉर लूप देखोगे यहाँ पे वेरिएबल में क्या लिखा होगा, इंट I, इस तरीके से कुछ लिखा होगा। इस स्टेटमेंट को लेट मी रिमूव इट। तो इंट I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू 5 और I++, और हर बार प्रिंट करवा देते हैं I। तो जनरली फॉर लूप्स के अंदर या वाइल लूप या डू वाइल लूप्स के अंदर भी हम जो वेरिएबल का नाम यूज़ करते हैं वो I होता है या J होता है या Z होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे नाम हम यूज़ करते हैं लूप्स के वेरिएबल्स के लिए। तो इन्हीं वेरिएबल्स को प्रोग्रामिंग के अंदर हम अपना आइटरेटर या अपना काउंटर वेरिएबल कह देते हैं। अब वैसे तो इन तीनों कीवर्ड्स के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब आप इसको ना यूज़ करके एक सिंगल रन बोल दो या आइटरेटर ना बोल के सिंपली उसे लूप का वेरिएबल बोल दो, दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। पर कई बार ये वर्ड्स हमें प्रोग्रामिंग के अंदर देखने को मिलते हैं तो हम कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए इनका आइडिया हमें पहले से होना चाहिए। अब फॉर लूप को यूज़ करके अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रिंट अपना कॉलेज 5 टाइम्स, मतलब मुझे स्क्रीन के ऊपर अपना कॉलेज 5 टाइम्स प्रिंट करना है। तो इसको करने का बेसिक तरीका तो ये होगा कि मेरी जो सी आउट स्टेटमेंट है उसे मैं कितनी बार लिख दूँ, उसे मैं 5 टाइम्स लिख दूँ। ये मेरा अपना कॉलेज मैंने एक बार प्रिंट करवा दिया, उसके बाद दोबारा मैंने सी आउट करा दिया, एंड इस तरीके से हम 5 बार उसे प्रिंट करवा सकते हैं। पर कल को हो सकता है क्वेश्चन में मुझे बोल दिया जाए 100 टाइम्स, तो हम 100 स्टेटमेंट्स तो लिखेंगे नहीं ना, उनको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग लूप्स। अब लूप से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये देख लो मेरा काम क्या है। मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि मुझे सी आउट करवाना है अपना कॉलेज। इनफैक्ट लास्ट में इसे एंड लाइन भी दे देते हैं, ये काम मुझे करवाना है। अब इस काम को कितनी बार करवाना है उसके लिए लूप देख लेते हैं। तो लूप मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, लूप के अंदर मुझे 5 बार अपने काम को करवाना है। तो मैं अपना वेरिएबल ले सकती हूँ I जो स्टार्ट होगा 1 से, ये कहाँ तक जाएगा, ये 5 तक जाएगा, और हर बार हम इसे कर देंगे ++, यानी पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो 5 बारी मेरा काम हो जाएगा। और लूप के अंदर हम अपना काम कर लेते हैं, तो हमारा जो भी काम था उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई वर्क। अब लेट्स सेव आवर कोड, एंड कोड को हम दोबारा रन करते हैं। तो इस बार हमारे लिए अपना कॉलेज प्रिंट होकर आ गया 5 बार। तो इस कोड को भी एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। बाद वाले सारे कोड्स को आपको खुद बैठ के ड्राई रन करना है, और जिस भी कोड में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होना है एक बार ड्राई रन करके देख लो। इनफैक्ट कई बार अच्छे प्रोग्रामर्स भी जो होते हैं ना, जिन्हें काफ़ी महीने हो गए कोडिंग करते हुए, जब उन्हें कुछ डाउट होता है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली अपने पेपर पेन खोल के उस कोड को ड्राई रन करते हैं। क्योंकि कोडिंग का मतलब सिर्फ चीज़ें टाइप कर देना नहीं होता, कोडिंग का मतलब होता है पेपर पेन पे लॉजिक को समझना कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। अब इस कोड को एक बार ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, शुरुआत हुई यहाँ से, इनिशियलाइजेशन से।
इनिशियलाइजेशन में मैंने अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया i इज इक्वल टू 1। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। तो लूप के अंदर जो भी काम है उसे कर देंगे, यानी हम अपना कॉलेज को प्रिंट करवा देंगे। तो लेट्स सपोज अपना कॉलेज यहाँ पे आके प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद i प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब वेरिएबल अपडेट हो गया। वेरिएबल अपडेट हो गए, वेरिएबल की वैल्यू हो गई 2 के इक्वल। अब 2 के लिए दोबारा चेक होगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? येस, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो दोबारा से हम काम करा देंगे, यानी अपना कॉलेज को प्रिंट करवा देंगे। तो अपना कॉलेज एक और बार प्रिंट हो गया। उसके बाद दोबारा से i को अपडेट कर देंगे। i हमारा अपडेट होकर इस बार हो गया 3 के इक्वल। 3 क्या है? 3 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो दोबारा से काम करा देंगे। काम हो गया, दोबारा अपना कॉलेज प्रिंट करवाना। दोबारा से हम ऊपर जाके i को कर देंगे प्लस प्लस। i प्लस प्लस हुआ तो इस बार i की वैल्यू अपडेट होकर हो गई 4 के इक्वल। उसके बाद दोबारा चेक करेंगे क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है? येस, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो अब काम करवा देंगे। काम में हमारे पास अपना कॉलेज जाके प्रिंट हो जाएगा। दोबारा से जाके अपडेट कर देंगे, i प्लस प्लस हो जाएगा। i प्लस प्लस हो गया, मतलब i की वैल्यू हो गई 5 के इक्वल। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 होता है? येस, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो उस केस में हम दोबारा से काम करवा देंगे, विच इज़ अपना कॉलेज को प्रिंट करवाना। उसके बाद दोबारा जाके अपडेट कर देंगे i को प्लस प्लस। i प्लस प्लस होके क्या हो गया? i प्लस प्लस हो गया इस बार 6 हो गया। i 6 हो गया तो इस बार चेक करेंगे क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? नो, 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5। तो अब हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, और जब लूप से बाहर निकलेंगे तब हमारा अपना कॉलेज 5 बार हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो चुका होगा। अब जनरली काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने लूप्स को 0 से स्टार्ट करना प्रेफर करते हैं, और उन लोगों में से मैं भी एक आती हूँ। पर अभी क्योंकि हम लूप्स की जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में हमारे जितने भी लूप्स रहेंगे या नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमारे जितने भी लूप्स रहेंगे, उन सबको हम 1 से स्टार्ट करेंगे फॉर क्लैरिटी। पर जनरली आगे जाके जितने भी हम कोड्स लिखेंगे उनमें हम प्रेफर करेंगे कि हम अपने लूप्स को 0 से स्टार्ट करें। किसी भी वेरिएबल को अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया है, अगर 1 से स्टार्ट किया होता तो मैं चाहती ये 5 तक चले, तो अगर 0 से स्टार्ट किया है तो अब मैं चाहूँगी कि ये 4 तक ही चले। तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 0 1 2 3 4 इतना। तो यहाँ पे ये जो इक्वल की कंडीशन है ये भी अगर मैं हटा दूँ तो भी मेरा अपना कॉलेज 5 टाइम्स ही प्रिंट होगा। तो इस बार अगर मैंने इनिशियलाइजेशन चेंज कर दिया तो मुझे स्टॉपिंग कंडीशन भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो इस बार जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी तब मेरा लूप रुक जाएगा। तो अभी भी मेरा जो कोड है वो अपना कॉलेज 5 बार ही प्रिंट करवाएगा। अब ये जो i इज इक्वल टू 0 से लूप स्टार्ट करने का रीज़न है, द रीज़न इज़ बेसिकली आगे जाके जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एरेज पढ़ेंगे, वहाँ पे हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, वहाँ पे हम दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। और जनरली जो हमारे सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी हमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, पर जनरली जब भी हम एरेज की बात करते हैं, अगर एरेज आपने स्कूल में या कॉलेज में पढ़े होंगे तो उसमें इंडेक्स नाम की एक चीज़ होती है, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता। तो इसीलिए एरेज के ऊपर आइटरेट करने के लिए, मतलब उनके ऊपर लूप लगाने के लिए हम अपने लूप्स को 0 से स्टार्ट करते हैं। पर अभी हम एरेज के साथ डील नहीं कर रहे, अभी हम वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहे, अभी हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम अपने लूप को 1 से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ये जो n है ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। n मेरा 15 भी हो सकता है, n मेरा 20 भी हो सकता है, n मेरा 30 भी हो सकता है। बेसिकली इसे हम यूज़र से ले लेंगे। तो मुझे क्या करना है, 1 से लेके n तक नंबर्स को प्रिंट करना है। अब इसका लॉजिक देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं छोटे नंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर्स को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं इंट i इक्वल्स 0, i लेस देन इक्वल टू 5, या लेट्स स्टार्ट विद 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। हमने ऑलरेडी लॉजिक समझ रखा है कि ये मेरा कोड क्या करेगा, ये मेरा कोड 1 से लेके 5 तक नंबर्स को प्रिंट करवा देगा। फिर हमें ये भी पता है अगर मैं इसे 10 कर दूं तो ये मेरा कोड क्या करेगा, ये मेरा 1 से लेके 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवा देगा। इनफैक्ट यहाँ पर एंड लाइन की जगह हम एक स्पेस दे देते हैं ताकि सारे नंबर सेम लाइन पे प्रिंट हो, और लास्ट में क्या करेंगे, सी आउट करेंगे एंड लाइन। इसी सेम चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट लूप है जो 1 से लेके 5 तक नंबर्स को प्रिंट कराता है, ये मेरा सेकंड लूप है जो 1 से लेके 10 तक नंबर्स को प्रिंट कराता है। हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये 1 से लेके 5 तक नंबर्स आ गए, ये 1 से लेके 10 तक नंबर्स आ गए। इसी तरीके से अगर 20 करना है तो यहाँ बस 20 कर दो। तो बेसिकली जो भी मेरी स्टॉपिंग कंडीशन है, अगर मैं 1 से शुरू कर रही हूँ तो यहाँ पे अगर मैं वो लास्ट वाला नंबर लिख दूँ जहाँ तक मुझे प्रिंट करवाना है, तो मतलब मेरा लूप प्रिंट करवा देगा वहाँ तक। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई नंबर n है, लेट्स सपोज माई n इज़ 25, तो मुझे n तक अगर प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना है, सिंपली स्टॉपिंग कंडीशन के अंदर यहाँ पे n लिख देना है। तो मेरे सारे के सारे नंबर्स 1 से लेके n तक प्रिंट हो जाएंगे। इसको देखते हैं एक बार।
तो क्या हुआ, 1 से लेके 25 तक मेरे सारे के सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। अब हम यूज़र से अपने n की वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं। n को 25 ना रखे मैं सी आउट कर दूंगी, एंटर योर n एंड सी इन कर लेंगे अपने n की वैल्यू को एंड इसे कर लेते हैं सेव। तो व्हाट इज़ माई n? लेट्स सपोज माई n इज़ 18, मुझे 18 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो जैसे ही एंटर किया 1 से लेके 18 तक मेरे सारे नंबर्स मेरे पास प्रिंट होकर आ गए। तो कुछ नहीं करना, लॉजिकली सोचना है जहाँ से नंबर्स को प्रिंट करवाना है या जहाँ से काम होना चाहिए, काउंट कहाँ से शुरू होना चाहिए, वो तो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, और कहाँ पे ख़त्म करना है वो बेसिकली मेरी एंडिंग कंडीशन है। अब मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है 18 पे ख़त्म करना है या n पे ख़त्म करना है, तो एंडिंग कहाँ तक होगी, एंडिंग मेरे n नंबर तक होगी। नेक्स्ट एक और सवाल सॉल्व करते हैं, विच इज़ बेसिकली प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो बेसिकली 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरीके से मुझे n तक सारे के सारे नंबर्स का जो सम होगा उस सम को मुझे प्रिंट करवाना है। अब एक तो तरीका है मैं मैन्युअली बैठ के एक नंबर को ऐड करूं, और एक तरीका है कि लूप के थ्रू हम इस सवाल को सॉल्व कर लें। यानी हम एक लूप चला लें, हमें ऑलरेडी पता है कि 1 से लेके n तक सारे नंबर्स को प्रिंट करवाने का लूप क्या होता है। अब बस काम चेंज कर देना है, काम में अब नंबर्स को प्रिंट नहीं कराना, नंबर्स को बस सम के अंदर ऐड करते जाना है। इस सवाल में नया क्या हुआ, सवाल की कंडीशन सेम है, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लूप 1 से n तक ही चलेगा, बस लूप के अंदर जो काम हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। इस बार हमें प्रिंटिंग का काम नहीं करना, इस बार हमें सम को कैलकुलेट करने का काम करना है। तो सम को कैलकुलेट करने का काम अगर चेंज होना है तो बेसिकली लूप के अंदर जो लिखा हुआ है सिर्फ ये चेंज होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक नया वेरिएबल बना लेंगे सम इज इक्वल टू 0, और लूप के अंदर क्या काम हो रहा है, आई को प्रिंट करवाने का। अब मुझे ये काम नहीं कराना, मुझे क्या करना है, मुझे सम के अंदर हर बार आई की वैल्यू को ऐड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब पुरानी जो सम की वैल्यू थी उसमें हर बार आई को ऐड कर दो। तो पहले 1 ऐड हो जाएगा, फिर 2 ऐड हो जाएगा, फिर 3 ऐड हो जाएगा, फिर 4 ऐड हो जाएगा, एंड इस तरीके से n तक सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल टू आई, और लास्ट में हम सम को प्रिंट भी करा देंगे, सम इज इक्वल टू सम। लेट्स सेव इट एंड क्लियर। तो लेट्स सपोज मुझे शुरू के 3 नंबर्स का सम चाहिए, तो 3 नंबर्स का सम क्या होता है, 1 + 2 + 3 = 6। इसी तरीके से मुझे शुरू के 5 नंबर्स का सम चाहिए, तो 5 नंबर्स का सम होता है 15, यानी 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 और 10 + 5 15 के इक्वल। तो शुरू के 5 नंबर्स का सम मेरे पास 15 के इक्वल आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे शुरू के 100 नंबर्स का सम चाहिए, तो शुरू के 100 नंबर्स का नेचुरल नंबर्स का सम होता है 5050 के इक्वल। तो इस तरीके से मैं किसी भी अब बड़े नंबर के लिए उन सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे साथ में एक और डिस्क्लेमर कि हो सकता है लूप्स वाले चैप्टर में बहुत सारे कोड हमें इंट्यूटिवली खुद से ना लिखने आए। मतलब हो सकता है कि ये जो सम वाला कोड है अगर आप खुद लिखने बैठते तो आपको समझ नहीं आता कि इसको कैसे करना है। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स अगर मैथ बैकग्राउंड के हैं तो हो सकता है आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते, n × n + 1/2, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है फॉर्मूले से भी सम को कैलकुलेट करते। फॉर्मूले से सम को कैलकुलेट करना गलत नहीं है, इनफैक्ट इसी तरीके से करना है अगर हमें कभी कोई करने को बोले, पर क्योंकि हम लूप्स को सीख रहे हैं तो हम लूप्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। और जब भी हम C++ के अंदर, क्योंकि अभी शुरुआती स्टेजेस के अंदर है, तो बहुत सारे ऐसे कोड होंगे जो हम इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे, जैसे प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं या फिर कोई पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं। बहुत सारे कोड्स ऐसे हो सकते हैं जो हमें फर्स्ट टाइम में खुद से लिखने ना आए, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। कि इन चैप्टर्स के अंदर हमें लॉजिक को समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, हम क्वेश्चंस को अभी खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे, पर क्वेश्चन जब सॉल्व करने का हम लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं तो लॉजिक की हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और कहीं भी छोटा सा भी डाउट होता है तो कोई नहीं, उस लेक्चर को थोड़ा सा और रिवाइंड करके सीख लेना है, पर लॉजिक मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फाउंडेशनल चैप्टर्स हैं और इनके अंदर एक कोर अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं अपने वाइल लूप को। वाइल लूप का सिंटैक्स फॉर लूप से थोड़ा सा अलग होता है, पर काम वाइल लूप भी वही कराता है। वाइल लूप को लिखने का सिंटैक्स होता है कि वाइल लूप के अंदर जो इनिशियलाइजेशन होता है ना, वो हम लूप से बाहर करते हैं। यानी शुरुआत में हमारा कोई काउंटर वेरिएबल था जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद हम लिखते हैं वाइल, और वाइल में पेरेंथेसिस के अंदर हम सिर्फ कंडीशन डिफाइन करते हैं।
तो लूप हमारा तब तक रन करेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। उसके बाद लूप के अंदर हम कुछ भी काम कर सकते हैं। और जो अपडेशन होती है कि हमारा काउंटर जो वेरिएबल है या हमारा आइटरेटर कैसे अपडेट करेगा, वो भी हम वाइल लूप के अंदर ही लास्ट में एंड ऑफ द लूप में जनरली डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हमारा काउंट स्टार्ट हो रहा है 1 के साथ। फिर हम चेक करेंगे कि क्या काउंट लेस देन 3 है, तो येस 1 इज़ लेस देन 3। फिर हम अपने काउंट को प्रिंट करवा देंगे, तो हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम काउंट को अपडेट कर देंगे, तो हमारा काउंट अपडेट हो जाएगा टू 2। फिर दोबारा जाके कंडीशन को चेक करेंगे, क्या 2 लेस देन 3 है, येस 2 इज़ लेस देन 3, तो 2 को प्रिंट करवा देंगे। तो काउंट को हमने प्रिंट करवा दिया। फिर दोबारा काउंट को अपडेट कर देंगे, काउंट अब 3 हो गया। दोबारा जाके चेक करेंगे क्या 3 लेस देन 3 है, 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और स्क्रीन पे हमारे पास प्रिंट होकर आएगा सिर्फ 1 और 2। तो इस तरीके से हमारा वाइल लूप वर्क करता है। एक बार प्रिंट भी करवा के देखते हैं। लेट्स डिफाइन आर काउंट, सी आउट नहीं, काउंट इज इक्वल टू 1। फिर लिख देंगे जब तक हमारे काउंट की वैल्यू लेस देन 3 है तब तक हमारा लूप रन करे। हर बार हम क्या करेंगे, हर बार हम सी आउट करवाना चाहते हैं अपने काउंट को विथ सम स्पेस, और लास्ट में हम कर देंगे अपने काउंट को प्लस प्लस, और लास्ट में चाहें तो हम एक एंड लाइन दे सकते हैं। लेट्स सेव इट एंड रन आवर कोड। तो हमारे पास 1 और 2 हमारी स्क्रीन के ऊपर आकर प्रिंट हो जाएगा। अब यहीं पे हम चाहें तो अपने आइटरेटर का नाम चेंज करके इसे आई बना सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो हर बार हम क्या करेंगे, अपने आई के लिए चेक करेंगे। और अगर मुझे इस लूप को 5 टाइम्स रन करना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टॉपिंग कंडीशन को चेंज कर दो। शुरुआत तो 1 के साथ ही कर सकते हैं, स्टॉपिंग कंडीशन को चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 5। तो अब मेरा कोड 1 से लेके 5 तक जाएगा और हर बार हम उसे इंक्रीज कर देंगे बाय 1। तो सेव करके अगर प्रिंट करवाएं तो इस बार 1 2 3 4 5 प्रिंट होके आ गया। अगर मुझे 25 टाइम्स रन करना है तो मैं यहाँ सिर्फ स्टॉपिंग कंडीशन में 25 कर दूंगी। तो ये क्या हो गया, 25 हो गया, 1 से लेके 25। अगर मुझे 10 से लेके 25 तक प्रिंट करवाना है तो कुछ नहीं करना, स्टॉपिंग कंडीशन तो वही रहेगी, एंड तो वही रहेगा। मुझे बस क्या चेंज करना है, इनिशियलाइजेशन को चेंज करना है कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं चाहती हूँ 1 से शुरुआत ना हो, 10 से शुरुआत हो। तो उसके लिए एक लाइन के अंदर चेंज करना है। और अब 10 से लेके 25 तक नंबर्स मेरे पास प्रिंट होकर आ गए। अगर मुझे अपना कॉलेज 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो मैं लूप को 1 से स्टार्ट करूँगी, 5 तक लेकर जाऊंगी, और इस बार सी आउट में सिर्फ मुझे यहाँ पर अपना कॉलेज लिखना है एंड लास्ट में हम दे देंगे एंड लाइन। तो मेरा ये जो प्रोग्राम है, ये जो कोड है, ये मुझे अपना कॉलेज 5 टाइम्स प्रिंट करके दे देगा, कुछ इस तरीके से। और लास्ट में एक एक्स्ट्रा लाइन इसलिए आई है क्योंकि मैंने लास्ट में यहाँ सी आउट किया है अपनी एंड लाइन को। अब अगर मुझे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लो, n इज इक्वल टू, लेट्स सपोज माई n इज इक्वल टू 18, और अपने लूप को मुझे रन करना है n टाइम्स। तो हर बार हम सी आउट कर देंगे i को। सेव किया, लेट्स क्लियर इट एंड रीरन। तो अब 1 से लेके 18 तक सारे के सारे नंबर्स मेरी स्क्रीन पर आकर प्रिंट हो गए, कुछ इस तरीके से। अगर मुझे n नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है तो वो भी बहुत आसान है। एक सम वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे हर बार i को ऐड कर देंगे अपने सम के अंदर। तो सारी चीज़ें जो फॉर लूप से की जा सकती हैं वो वाइल लूप से भी की जा सकती हैं, सारी चीज़ें जो वाइल लूप से की जा सकती हैं वो फॉर लूप से की जा सकती हैं। तो इस तरीके से हमारा वाइल लूप वर्क करता है। नाउ लेट्स सॉल्व सम इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन कह रहे हैं प्रिंट द स्क्वायर पैटर्न यूजिंग फॉर लूप। मुझे स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट करना है यूजिंग माई फॉर लूप। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं पैटर्न कैसे काम कर रहा है। पैटर्न में बेसिकली कुछ लाइंस हैं, ये मेरी लाइन नंबर 1 है, ये मेरी लाइन नंबर 2 है, ये मेरी लाइन नंबर 3 है, ये मेरी लाइन नंबर 4 है। अब ये देख लेंगे हर लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है। हर लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है, इसमें भी 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे भी 4 स्टार्स, यहाँ पे भी 4 स्टार्स, यहाँ पे भी 4 स्टार्स। तो मुझे बेसिकली 4 लाइनें प्रिंट करवानी है और हर लाइन के अंदर 4 स्टार्स प्रिंट होना चाहिए। तो मेरा काम यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा, तो बेसिकली मेरा काम है सी आउट करना 4 स्टार्स। दिस इज़ माई फर्स्ट स्टार, दिस इज़ माई सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, 4 स्टार। तो इस तरीके से 4 स्टार्स को मैंने प्रिंट कर दिया, ये मेरा काम है। और इस काम को मुझे कितनी बार करना है, इस काम को मुझे 4 बार करना है। ये फर्स्ट टाइम मेरा काम हो गया, सेकंड टाइम मेरा काम हो गया, थर्ड टाइम मेरा काम हो गया एंड फोर्थ टाइम मेरा काम हो गया। तो लूप मेरा कितनी बार रन करना चाहिए, मुझे बेसिकली फाइंड आउट करना होता है लूप के केस में कि लूप कितनी बार रन करे। तो यहाँ पे मेरा जो लूप है वो 4 टाइम्स रन करना चाहिए। तो लूप को 4 टाइम मुझे रन कराना ही आता है। फॉर लूप के अंदर आई कैन बेसिकली इनिशियलाइज अ वेरिएबल जो 1 से स्टार्ट होगा, i लेस देन इक्वल टू 4 तक जाएगा। हर बार हम i को कर देंगे प्लस प्लस और उसमें
ये काम हमारे लिए हो रहा होगा, स्टार्स को प्रिंट करने वाला। एंड इस तरीके से हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो मेरे स्टार्स को प्रिंट कर देगा 4 टाइम्स इन 4 लाइन्स। अब ये जो स्टार है इसके बाद हमें एंड लाइन भी देना पड़ेगा ताकि हर जो नई लाइन है स्टार्स की वो नेक्स्ट लाइन के अंदर जाके प्रिंट हो। तो इस तरीके से मेरा कोड दिखेगा। एक बार कोड को लिख भी लेते हैं। फॉर int i equals 1, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। हर बार मुझे सी आउट कराना है अपने 4 स्टार्स को, हर बार कर देंगे एंड लाइन। लेट्स सेव इट एंड रन। तो इस तरीके से हमारे पास स्टार्स का ब्लॉक प्रिंट होकर आ जाएगा। हम चाहे तो कितना भी बड़ा ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे अगर मुझे इन्हीं स्टार्स को 10 लाइंस में प्रिंट करना है तो सिंपली स्टॉपिंग कंडीशन में 10 लिख दो। तो क्या होगा, इस बार जो मेरा जो ब्लॉक आएगा, दिस इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक विच कंसिस्ट ऑफ 10 लाइन्स। तो लूप जितनी बार रन कर रहा है मेरी लाइनें भी उतनी ही प्रिंट हो रही हैं, क्योंकि हर लाइन के बाद मैंने एक एंड लाइन दे दिया है। तो अगली बार जब लूप रन करेगा तो नई लाइन के साथ शुरुआत होगी, फिर अगली बार लूप रन करेगा तो नई लाइन के साथ शुरुआत होगी एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम n to 1 यूजिंग फॉर लूप। मतलब मुझे पता है मैंने 1 से लेके n तक नंबर्स को प्रिंट करवाना मुझे आता है। अब हम रिवर्स करने वाले हैं, यानी अगर मेरे पास n की वैल्यू 5 है तो मुझे 5 4 3 2 1 प्रिंट करना है। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए बेसिकली सबसे पहले तो देख लो, 3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं जब भी किसी लूप को लिखना है। 3 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ है इनिशियलाइजेशन, की शुरुआत कहाँ से होगी। तो हमें पता है जब 5 4 3 2 1 प्रिंट करना है तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, 5 से हो रही है। ऐसे ही कोई भी n हो तो शुरुआत कहाँ से होगी, n के साथ होगी। तो मेरा जो इनिशियलाइजेशन है i इज इक्वल टू n के साथ होना चाहिए। उसके बाद देख लो कि स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, मतलब कहाँ तक जाना है, मुझे कहाँ तक जाना है। n चाहे कुछ भी हो, मुझे 1 तक जाना है। अगर मुझे n से 1 तक प्रिंट करना है तो हमेशा 1 तक जाना है। तो मेरी स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी, व्हाट विल बी माई कंडीशन? माई कंडीशन विल बी कि जब तक मेरे i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहे। मेरी लास्ट वैल्यू अगर 1 है तो मुझे पता है बड़े से छोटे की तरफ अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे तब तक छोटे होते जाना है जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं रहती। 5 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये मेरी स्टॉपिंग कंडीशन हो गई। और थर्ड चीज़ जो मुझे पता होनी चाहिए कि मुझे अपडेट कैसे करना है। अब मुझे पता है 5 के बाद 4 प्रिंट करना है, 4 के बाद 3 प्रिंट करना है, 3 के बाद 2 प्रिंट करना है, 2 के बाद 1 प्रिंट करना है। तो हर बार कैसे अपडेट हो रहा है, हर बार अपडेट हो रहा है बाय डिक्रीजिंग बाय 1। ये -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, ये भी -1 हो गया। तो हर बार मैं क्या कर रही हूँ, अपने i को मैं i-1 कर रही हूँ। तो क्या मैं कह सकती हूँ हर बार मैं i कर रही हूँ। तो रिवर्स करने के लिए हम हमेशा i-, करते हैं। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो ++, जब डिक्रीजिंग यानी रिवर्स ऑर्डर में तब i-। तो इन तीनों कंडीशन से मैं अपना फॉर लूप बना सकती हूँ। तो एक बार अपना फॉर लूप लिखते हैं। लेट्स क्लियर आवर स्क्रीन एंड यहाँ पर हम किसी भी आर्बिट्रेरी n को डिफाइन कर सकते हैं। इसे लेट्स सपोज हमने लिख दिया 12। अब मुझे अपना लूप डिफाइन करना है। इंट i की वैल्यू शुरू कहाँ से होगी, n के साथ। कहाँ तक जाएगी, i जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं या फिर i ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। दोनों का सेम ही मतलब है, 1 भी ग्रेटर देन 0 होता है। पर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख देती हूँ। यहाँ पर हर बार i को करेंगे माइनस। मुझे सी आउट क्या करना है, हर बार मुझे सी आउट करना है अपने i को विद द स्पेस और लास्ट में एक एंड लाइन दे देते हैं। लेट्स सेव इट एंड रन। तो 12 से लेके 1 तक सारे के सारे नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में मेरे पास प्रिंट होकर आ गए। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर यूजिंग वाइल लूप। अब यहाँ पे फॉर या वाइल पे फोकस नहीं करना, हमें अपनी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है कि हमें इस नंबर के सारे डिजिट्स का सम जो है उसे प्रिंट करना है। अब वैसे तो एज अ बिगिनर ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा टफ लगेगा, पर इन्हीं क्वेश्चंस को कर करके हमारी प्रोग्रामिंग की जो नॉलेज है, हमारी C++ की नॉलेज है और हमारी लॉजिक बिल्डिंग है वो स्ट्रांग होगी। तो अगर हम खुद से लॉजिक अभी नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बस मैं जो लॉजिक बता रही हूँ उसे हमें समझ लेना है। तो ये हमारा नंबर है 10829। इसके डिजिट्स का सम क्या होगा, इट विल बी 1 + 0 + 8 + 2 + 9। दिस विल बी इक्वल टू 9 + 9 18, 20 हमारे पास प्रिंट होकर आना चाहिए। तो इस तरीके से किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स का सम, फाइनल सम हमें प्रिंट करवाना है। अब इसी काम को करने का एक लॉजिकल तरीका सोचते हैं।
लेट्स सपोज अब अगर मुझे सारे डिजिट्स के सम को प्रिंट करवाना है तो एक एक करके मुझे सारे डिजिट्स चाहिए। तो किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स मुझे कैसे मिल सकते हैं? लास्ट पोजीशन से स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज मेरा फर्स्ट डिजिट हो जाएगा 9, इसको मुझे सम के अंदर ऐड करना है, फिर 2 मुझे मिल जाएगा, इसको सम के अंदर ऐड करना है, फिर मुझे 8 मिल जाएगा, इसको सम के अंदर ऐड करना है, फिर मुझे 0 मिल जाएगा, इसको सम के अंदर ऐड करना है, एंड इसी तरीके से फाइनली मुझे 1 मिल जाएगा, मुझे 1 को अपने सम के अंदर ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं लास्ट से अपने डिजिट्स को छांटना स्टार्ट करूँगी। अब मैंने लास्ट से डिजिट्स को लेना क्यों शुरू किया? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आएगा हमारे दिमाग में, क्योंकि C++ प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को एक्सेस करने का एक तरीका होता है। इनफैक्ट ये C++ का नहीं, ये मैथ का लॉजिकल तरीका है कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? अगर मेरा कोई भी नंबर है और उसका मैं 10 के साथ रिमाइंडर ले लूँ, 10 के साथ मैं किसी भी नंबर का अगर रिमाइंडर ले लूँ, तो क्या मैं कह सकती हूँ जो भी रिमाइंडर आएगा दैट रिमाइंडर विल बी इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। लेट्स सपोज मैंने 17 लिया, 17 का अगर मैं 10 के साथ रिमाइंडर लूँ, क्या आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 7। अगर मैं 256 का 10 के साथ रिमाइंडर लूँ, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 6। व्हाट इज 6? 6 इज इक्वल टू द लास्ट डिजिट। तो 10 के साथ जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, क्योंकि नंबर 10 का मल्टीपल नहीं है, ये नंबर 10 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नंबर 10 का मल्टीपल नहीं है, तो 250 तक तो डिवीजन हो जाएगा, 6 एक्स्ट्रा बच जाएगा। यहाँ पे 10 तक तो डिवीजन हो जाएगा पर 7 एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसीलिए किसी भी नंबर का 10 के साथ जब रिमाइंडर ले लेते हैं तो लास्ट में मेरे पास जो डिजिट आता है दैट इज द लास्ट डिजिट ऑफ माई नंबर। अब ये एक ट्रिक है जिसका एज अ बिगिनर हो सकता है हमें ना पता हो, पर इस ट्रिक को हम बार बार यूज करते हैं अपने डिजिट्स को एक्सेस करने के लिए। तो मुझे ये पता चल गया कि मैं किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट निकाल सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ये नंबर लिया, दिस इज़ माई नंबर, और मैंने इसका मॉड्यूलो ले लिया 10 के साथ। तो उससे क्या मिल जाएगा? उससे मुझे लास्ट डिजिट मिल जाएगा। तो नंबर मॉड्यूलो 10 मुझे क्या दे देगा? मुझे मेरा लास्ट डिजिट दे देगा। और इस लास्ट डिजिट को मैं अपने सम के अंदर ऐड कर सकती हूँ। तो सम प्लस इक्वल टू माई लास्ट डिजिट। एक बार डिवाइड करने से मुझे सिर्फ ये वाला डिजिट मिला, पर मुझे तो क्या चाहिए? अब मुझे जो बाकी का नंबर रह गया 1082, इसका मुझे अब लास्ट डिजिट चाहिए, यानी मुझे 2 की एक्सेस चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? अब क्योंकि मुझे पता है 9 तो मैंने निकाल ही लिया इस नंबर से, तो अब 9 का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो किसी भी नंबर से लास्ट डिजिट को हटाने के लिए हम उस नंबर को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 17 है, 17 को 10 से डिवाइड कर दिया, क्या आया आंसर? आंसर आया 1। ऐसे 235 है, 235 को 10 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 23। तो बेसिकली किसी भी नंबर को मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो उसमें लास्ट डिजिट जो भी एक्स्ट्रा होता है वो हट जाता है। इसको क्लैरिटी के लिए थोड़ा मैं और बेसिक लेवल पे समझा देती हूँ। 235 है, 10 से इसे डिवाइड करना है, तो 10 की टेबल में 2 पे क्या आएगा? 2 पे आएगा 20, 20 हट गया तो 3 आ गया, ऊपर से 5 आया तो 35 रह गया, अब 3 आ गया तो माइनस कर देंगे 30, 5 रह गया। तो रिमाइंडर तो 5 होगा, पर क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा 23। तो इसीलिए 235 को 10 से जब डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर में तो 5 आएगा यानी लास्ट डिजिट, पर क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन में आएगा 23। तो बेसिकली इस नंबर से अगर मुझे 9 को हटाना है तो इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, तो आंसर हो जाएगा 1082। उसके बाद 1082 से 2 को हटाना है, तो 1082 को मुझे 10 से डिवाइड करना है, आंसर क्या हो जाएगा? लेट मी रिमूव दिस, आंसर हो जाएगा 108। 108 से 8 को हटाना है तो 10 हो जाएगा नंबर। 10 से 0 को हटाना है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1। और 1 से अगर 1 को हटाना है तो इसे भी 10 से डिवाइड कर दूं तो आंसर हो जाएगा 0। तो बेसिकली नंबर्स को मैं तब तक लास्ट डिजिट को हटाती रहूंगी जब तक फाइनली मेरे पास 0 नहीं आ जाता, क्योंकि मुझे फाइनली ये 0 चाहिए। तो एक एक करके क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे मेरा लास्ट डिजिट मिलेगा 9, यहाँ पे लास्ट डिजिट मिलेगा 2, यानी जिसे मैं हटाती जा रही हूँ वो मेरा लास्ट डिजिट मिलेगा। यहाँ पे मेरा लास्ट डिजिट मिलेगा 8, यहाँ पे मेरा लास्ट डिजिट मिलेगा 0, और यहाँ पे मेरा लास्ट डिजिट मिलेगा 1। अब एक एक करके ये जो लास्ट डिजिट आ रहे हैं मुझे बेसिकली इन्हीं का सम निकालना है। तो इस पूरे को रैप अप कर लेते हैं। 2 ट्रिक्स मुझे यहाँ से सीखने को मिली। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट चाहिए हो तो उसका मॉड्यूलो ले लो 10 के साथ। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट हटाना हो तो उसे डिवाइड कर दो 10 के साथ। तो मुझे क्या करना है? रिपीटेडली मुझे एक ही काम करना है। क्या कौन सा काम करना है? मुझे सबसे पहले उस नंबर का लास्ट डिजिट निकालना है, फिर मैं लास्ट डिजिट को अपने सम के अंदर ऐड कर लूँगी। अब मुझे लास्ट डिजिट को अपने नंबर से हटा देना है क्योंकि अब उसका काम नहीं है, सम के अंदर ऐड हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी? अपने नंबर को डिवाइड कर दूंगी बाय 10।
तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर विल बी इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो लास्ट डिजिट हट गया। और ये काम कब तक करते रहना, ये काम तब तक करते रहना जब तक मेरा नंबर 0 नहीं हो जाता। तो मुझे ये काम तब तक करना है, वाइल लूप लिख देते हैं, जब तक माई नंबर इज ग्रेटर देन 0। जैसे ही 0 हो गया तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है, यानी मेरा n, इसे n लिया हुआ है हमने, जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक लास्ट डिजिट निकालो, सम के अंदर ऐड करो और लास्ट डिजिट हटाओ नंबर से। इस काम को मुझे रिपीट करते रहना है। तो ये मेरा प्रॉपर कोड है टू प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। इसको एक बार लिख कर देखते हैं। लेट्स सपोज आई टेक माई नंबर एज, सेम वैल्यू ले लेते हैं 10829। अब एक लूप लगाते हैं, जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक मुझे क्या करना है, तब तक पहले तो उसका लास्ट डिजिट निकाल लो। दिस इज माई लास्ट डिजिट इज इक्वल टू नंबर या n मॉड्यूलो 10। इनफैक्ट अभी के लिए क्या करती हूँ, अभी के लिए मैं इस लास्ट डिजिट को प्रिंट करने वाली हूँ, तो उससे हमें क्लैरिटी मिलेगी। और फिर नंबर को क्या करेंगे, नंबर को हर बार डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो लास्ट डिजिट हट भी जाएगा। क्योंकि नंबर अगर छोटा नहीं होगा, 10 से डिवाइड जब करते हैं किसी भी नंबर को, वो नंबर छोटा ही होगा जब डिवीजन हो रहा है। तो नंबर छोटा होगा तभी तो वाइल लूप में कभी ना कभी नंबर जाके 0 होगा। अगर ये वाली कंडीशन हमने नहीं लिखी और लूप चला दिया तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि n तो कभी चेंज हो ही नहीं रहा। तो n क्या रहेगा, n तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो इस कंडीशन को स्किप नहीं करना है। और लास्ट में लेट मी गिव एन एंड ऑफ लाइन, सेव कर लिया। तो ये मेरे सारे अलग अलग डिजिट्स आके प्रिंट हो जाएंगे। पहले 9 प्रिंट होगा, यानी लास्ट से शुरू करते हैं हम, 9 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा मेरे पास यहाँ से, फिर 8 प्रिंट होगा, फिर 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा। अब इन्हीं का मुझे सम चाहिए, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, डिजिट सम इज इक्वल टू 0। तो सम प्लस या डिजिट सम प्लस इक्वल टू माई लास्ट डिजिट, एंड लास्ट में जाके हम अपने डिजिट सम को प्रिंट करवा देंगे। लेट्स सेव इट एंड रन आवर कोड। तो लास्ट में हमारा डिजिट सम हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 20 के इक्वल। इसी तरीके से अगर हमने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5, तो इस केस में डिजिट सम 15 आना चाहिए, तो ये मेरे पास 15 प्रिंट होकर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि प्रिंट द सम ऑफ ऑड डिजिट्स ऑफ अ नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। तो बेसिकली सवाल कुछ ऐसा ही है, डिजिट्स का ही सम निकालना है, पर इस बार सिर्फ ऑड डिजिट्स का सम निकालना है। जैसे अगर मैं इसी नंबर का एग्जाम्पल लूँ, लेट्स सपोज माई नंबर इज़ 10829, तो इसमें ऑड डिजिट्स कौन कौन से हैं, 1 ऑड है, 9 ऑड है, तो इनका सम क्या होगा, इनका सम मेरे पास 10 निकल कर आएगा। तो बेसिकली जब भी मैं लास्ट डिजिट ले रही हूँ, मुझे एक एक्स्ट्रा वहाँ पे कंडीशन ऐड कर देनी है कि अगर मेरा लास्ट डिजिट ऑड है तभी मैं उसे अपने डिजिट सम के अंदर ऐड करूँगी। तो कंडीशन एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, इफ़ माई लास्ट डिजिट इज़ ऑड। ऑड और इवन कैसे चेक करते हैं, ये हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यानी लास्ट चैप्टर में सीखा था। अगर इसका मॉड्यूलो विद 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये एक ऑड नंबर है, तभी उस केस में सम के अंदर हम ऐड कर रहे होंगे अपने लास्ट डिजिट को। तो बस इतनी सी एक्स्ट्रा कंडीशन अपने पुराने कोड के अंदर हमें और ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर देंगे कि इफ़ माई लास्ट डिजिट मॉड्यूलो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसी ही केस में, सिर्फ उसी केस में मुझे सम के अंदर अपने लास्ट डिजिट को ऐड करना है। तो ये हो गया मेरा कोड। नंबर को फिर से बना लेते हैं 10829। लेट्स क्लियर इट, एंड इस बार आंसर हो जाएगा 10 के इक्वल। उसी तरीके से अगर मैं 1 2 3 4 5, तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, आंसर हमारा 9 आना चाहिए। तो इस बार भी सम निकल कर आएगा 9 के इक्वल। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है प्रिंट द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करते टाइम। बेसिकली पहले मुझे 9 प्रिंट करना है, फिर मुझे 2 प्रिंट करना है, फिर 8 प्रिंट करना है, फिर 0 प्रिंट करना है, फिर 1 प्रिंट करना है। अब रिवर्स में इस नंबर के डिजिट्स को प्रिंट करना है, तो बेसिकली 9 2 8 0 1 ये मेरे पास प्रिंट होके आना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो काम पहले किया था। जो भी नंबर है उसका पहले मॉड्यूलो लेके लास्ट डिजिट निकाल लो।
तो लास्ट डिजिट, या लेट मी राइट इट इन अ बेटर वे, वही कोड होगा, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लास्ट डिजिट को प्रिंट करवा देंगे और फिर n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, और इसी पूरे को हम इनक्लोज कर सकते हैं इन अ वाइल लूप, जब तक मेरा नंबर n इज ग्रेटर देन 0 नहीं रहता। तो इसके लिए कोड लिख लेते हैं, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, तब तक मुझे क्या करना है, तब तक अपना लास्ट डिजिट निकालो, n मॉड्यूलो 10, लास्ट डिजिट को हमें प्रिंट करना है, विद या विदाउट अ स्पेस भी प्रिंट कर सकते हैं, एंड नंबर को डिक्रीज कर देना है, या n स्लैश इक्वल टू 10। लास्ट में हम दे सकते हैं एक एंड लाइन, लेट्स सेव इट एंड रन। तो इस नंबर का बेसिकली हमने रिवर्स प्रिंट करवा दिया है, क्योंकि हमने डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा दिया। ऐसे ही 1 2 3 4 5 होता, तो 5 4 3 2 1 हमारे पास प्रिंट होकर आ जाता। अब इसी का ही एक और सवाल है कि रिवर्स अ गिवन नंबर एंड प्रिंट द रिजल्ट। अब दोनों सवालों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इस सवाल में भी हमने नंबर को तो रिवर्स करके प्रिंट कराया ही है, पर इस सवाल के अंदर क्या किया है, हमने डिजिट्स को अलग कर करके और फिर डिजिट्स से प्रिंट करवाया नंबर को। पर यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक नया नंबर क्रिएट करना है, लेट्स कॉल इट रिजल्ट, और रिजल्ट नंबर खुद में अकेला एक नंबर होना चाहिए, और मुझे सिर्फ रिजल्ट को प्रिंट कराना है। और रिजल्ट के अंदर आउटपुट क्या स्टोर होगा, रिजल्ट के अंदर आउटपुट स्टोर होगा 92801। यहाँ तो हम एक एक करके डिजिट प्रिंट कराने हैं, पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक एक करके डिजिट प्रिंट नहीं कराना, हमें एक ही बार में पूरा नंबर प्रिंट करवाना है, विच विल बी माई रिजल्ट नंबर, विच विल बी द रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर। अब ये करने के लिए बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी नंबर अपने डिजिट से कैसे बनता है। लेट्स सपोज आई हैव अ नंबर 523, मेरे पास एक नंबर है 523। 523 जब भी मैं नंबर लिख रही हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 2, मतलब 500 आएगा इससे। इसके अंदर ऐड होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 1, तो 20 ऐड होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 0, किसी की भी पावर 0 करेंगे तो उसका मतलब 1 ही होता है, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 523 ये नंबर निकल के आता है। तो कोई भी नंबर के जब डिजिट्स होते हैं तो उसे हम 10 की पावर से, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे वो नंबर फॉर्म होता है। तो इस नंबर का अगर मुझे ऑपोजिट फॉर्म करना है, तो बेसिकली 9 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 9 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितनी बार, जितनी प्लेस पर ये है, जैसे 0 1 2 3 4, 10 से 4 टाइम्स मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से 2 टाइम्स। 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 बार। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को एक बार भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 10 से, तो 0 टाइम्स। तो डिजिट्स अगर मेरे पास आ गए, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे पता है कि किसी भी नंबर के डिजिट्स में कैसे निकाल सकती हूँ, बस डिजिट्स आ गए तो बार बार उस नंबर को अब हम 10 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं टू फॉर्म आर नंबर। तो उसको करने का प्रोसेस क्या होता है, उसको करने का प्रोसेस बेसिकली होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास मेरा लास्ट डिजिट आ गया, माई लास्ट डिजिट इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10, ये मेरे पास आ गया। अब मेरा जो रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर ऑलरेडी कुछ स्टोर्ड होगा। शुरुआत में रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, शुरुआत में रिजल्ट की वैल्यू 0 है। लेट्स सपोज शुरुआत में रिजल्ट की वैल्यू 0, कुछ नहीं है रिजल्ट में। तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, रिजल्ट होता है रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस लास्ट डिजिट। मतलब रिजल्ट के अंदर पहले ही जो नंबर जा चुके हैं उनको एक और बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर लास्ट डिजिट ऐड कर दो, एंड फिर अपने n को हम दोबारा डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। तो बेसिकली किसी भी नंबर को रिवर्स करना है और रिजल्ट के अंदर स्टोर करना है, तो उसका ये लॉजिक होता है। अब ये लॉजिक कैसे वर्क करता है, ये लॉजिक ऐसे वर्क करता है कि हमें पता है किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज हमने 9 को निकाल लिया, तो रिजल्ट अभी क्या है, रिजल्ट अभी 0 है। तो हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, 0 इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट यानी प्लस 9, ये क्या हो जाएगा 9 के इक्वल। तो इस बार मेरा रिजल्ट हो गया 9 के इक्वल। अगली बार मेरा नंबर निकल के आएगा 2, तो इस बार क्या होगा, रिजल्ट इंटू 10 यानी 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 2, ये हो जाएगा 92 के इक्वल। फिर अगली बार रिजल्ट निकल के आएगा 8 के इक्वल, तो अगली बार रिजल्ट मेरा हो गया 92 के इक्वल। नेक्स्ट टाइम लास्ट डिजिट हो जाएगा 8, तो 92 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 8, ये हो जाएगा 928 के इक्वल।
उसके बाद नेक्स्ट टाइम के लिए माई रिजल्ट विल बी इक्वल टू 928। इस बार नेक्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट हो जाएगा 0 के इक्वल, तो 928 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा 9280 के इक्वल। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मेरा रिजल्ट हो जाएगा 9280 के इक्वल, और इस बार लास्ट डिजिट आएगा 1। तो 9280 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 92801। और मेरा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? मेरा फाइनल आंसर यही होना चाहिए, विच इज़ इसका ऑपोजिट। 10829 का ऑपोजिट क्या है? 92801। और ये कैसे आया? ये जो भी रिजल्ट के अंदर मेरे पास स्टोर था उसको हर बार मुझे 10 से स्टोर कराना है। अब ये 10 से स्टोर कराने का क्या लॉजिक है? मुझे पता है कि ये जो रिवर्स नंबर है इसमें 9 कितनी बार 10 से मल्टीप्लाई हुआ है? 9 अपनी प्लेसेस टाइम्स 0 1 2 3 4 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। और अगर हम अपनी कैलकुलेशन भी देखें तो इसमें भी 9 कितनी बार 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है? 9 4 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 होना चाहिए 3 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स। 8 होना चाहिए 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 8 कितनी बार 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स। 1 होना चाहिए 0 टाइम्स, तो 1 ये जो मेरा है कभी भी 10 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 0 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो मेरा लॉजिक है इसकी मदद से हम किसी भी नंबर का रिवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो लॉजिक है बहुत मुश्किल है कि एज अ बिगिनर हमने खुद से कैलकुलेट कर लिया होगा, तो इसीलिए काफ़ी सारे ऐसे सवाल होंगे जिनके लॉजिक आपको पहले समझने पड़ेंगे एंड उसके बाद उनका एप्लीकेशन हमें जानना है। जैसे ऑड इवन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका लॉजिक मतलब मुश्किल है एज अ बिगिनर की 2 से रिमाइंडर हम चेक करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा। एज अ बिगिनर ये सोचना बहुत मुश्किल है, पर एक बार हमने ऑड इवन का लॉजिक पता कर लिया, अब हम उसे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो लॉजिक को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसको अप्लाई करना भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम खुद से नहीं सोच पाते ये चीज़, पर हमने एक बार लॉजिक समझ लिया तो हमें याद रहेगा आज आगे के लिए। हम चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कहीं पर, और आगे जाके किसी सवाल में अगर हमें किसी भी नंबर को रिवर्स करना होगा तो फिर हम इस लॉजिक को अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसको एक बार कोड में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली लॉजिक हमारा यही है, बस यहाँ पे लास्ट डिजिट को मुझे सी आउट नहीं करना, मुझे यहाँ पर अपना एक रिजल्ट वेरिएबल बनाना है जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ, एंड माई रिजल्ट विल बी रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस माई लास्ट डिजिट, और लास्ट में हम प्रिंट करवा देंगे अपने रिवर्स को विच विल बी माई रिजल्ट। लेट्स सेव इट एंड प्रिंट। तो 5 4 3 2 1 रिवर्स हमारे पास प्रिंट होके आ गया। अपने नंबर का देखें तो 10829, सेव एंड रिफ्रेश नहीं री एग्जीक्यूट, 92801 हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का जो रिवर्स है वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप्स एंड अ लॉट ऑफ लॉजिक, एंड फिर उसे हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपने डू वाइल लूप के बारे में। अब जितने भी काम वाइल लूप या फॉर लूप से होते हैं वो सारे काम डू वाइल लूप से भी हो सकते हैं एंड वाइस वर्सा। अब डू वाइल लूप कैसे लिखा जाता है? डू वाइल के अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले अपना डू कीवर्ड। डू कीवर्ड से बेसिकली हम बता रहे हैं कि हमें क्या काम करना है। तो डू वाइल लूप में हम बिना कंडीशन चेक करे पहले ही बता देते हैं कि हमें क्या काम करना है। तो करली ब्रेसेस के अंदर हम अपना काम लिख देते हैं, और वाइल कंडीशन लास्ट में यहाँ पे आती है जिसमें हम कंडीशन लिखते हैं कि हमारा लूप कितनी बार रन करना चाहिए। अब वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में जो डिफरेंस होता है, अगर मैं एक वाइल लूप लिखूं वर्सेस मैं एक डू वाइल लूप लिखूं, इनके अंदर डिफरेंस ये होता है कि डू वाइल लूप हमेशा एक बारी तो रन करेगा ही करेगा, वन टाइम इट विल ऑलवेज रन, क्योंकि डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन बाद में चेक होती है। डू वाइल लूप के अंदर हमेशा काम एक बार तो हो ही जाता है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो चाहे कंडीशन ट्रू हो, पर वाइल लूप के अंदर क्योंकि कंडीशन पहले ही चेक हो जाती है तो उसके अंदर काम हो सकता है एक भी बार ना हो। तो इन द डू वाइल लूप वर्क गेट्स डन एटलीस्ट वंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। और इनफैक्ट अगर हम स्ट्रक्चर भी देखें, मेरा वाइल लूप कुछ ऐसा दिखाई देता है, और मेरा जो डू वाइल लूप है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें हम डू लिखते हैं एंड उसके बाद लास्ट में जाके हम वाइल लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कंडीशन पहले ही चेक हो जाती है तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो काम नहीं होगा, पर क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है तो तब तक एक बार तो काम हो ही जाता है। तो एक बार 1 से लेके 5 तक अगर मुझे नंबर्स को प्रिंट करवाना है यूजिंग डू वाइल लूप, उसका लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा, यानी इंट i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर देंगे। क्या डू करना है, मतलब क्या काम करना है, मुझे सी आउट करना है i को इस तरीके से, और लास्ट में एक वाइल हम कंडीशन के साथ लिख देंगे
कि जब तक मेरे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 रहती है। अच्छा, वाइल लूप के बाद हमें सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ता, लेकिन डू वाइल लूप के बाद हम हमेशा एक सेमीकोलन ज़रूर लगाते हैं, जो बेसिकली दिखाता है कि यहाँ पे मेरा डू वाइल लूप ख़त्म हो गया है। और लास्ट में हम सी आउट कर सकते हैं अपना एंड लाइन। लेट्स सेव इट एंड एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ पे एक चीज़ जो हमने मिस कर दी जिसकी वजह से इनफाइनाइट लूप आ गया, विच इज़ द अपडेशन कंडीशन। जैसे वाइल लूप के अंदर अपडेट होता है वैसे डू वाइल में अपडेट होगा, यानी हर बार हम आई को कर देंगे प्लस प्लस। तो इसे दोबारा से एक बार रीरन करते हैं। तो 1 से लेके 5 तक मेरे पास सारे नंबर्स प्रिंट होकर आ गए। और डिफरेंस अगर हमें समझना है वाइल और डू वाइल का, तो बेसिकली हम एक ऐसी कंडीशन लिख सकते हैं जो कभी ट्रू ही नहीं हो। जैसे वाइल लूप के अंदर लेट्स सपोज मैंने कोई वेरिएबल बना लिया, दिस इज़ माई वैल्यू, मेरी वैल्यू है 1 के इक्वल। तो मैंने एक कंडीशन डाल दी, जब तक मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो तब तक मेरा वाइल लूप रन करे। और मैंने अंदर लिख दिया सी आउट, मुझे क्या करना है, अपना कॉलेज प्रिंट करवाना है, अपना कॉलेज इन वाइल लूप। ठीक है, इस तरीके का कुछ मैंने लॉजिक लिख दिया। अब मुझे पता है ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और यहाँ भी मैं कुछ इसी तरीके का लॉजिक लिखने वाली हूँ कि डू क्या काम करवाओ, सी आउट करवा दो अपना कॉलेज, यही सेम स्टेटमेंट। एंड लाइन इन डू वाइल लूप जब तक वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। सेम काम मैं डू वाइल के अंदर करा रही हूँ, सेम काम मैं वाइल के अंदर करा रही हूँ, पर यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार, सिर्फ एक बार, और यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, इवन दो दोनों के अंदर कंडीशन फॉल्स है। 1 5 से बड़ा नहीं है दोनों में से किसी भी केसेस में, ना मैं वैल्यू को अपडेट करा रही हूँ, तो 1 कभी भी 5 से बड़ा नहीं होगा, वैल्यू कभी भी 5 से बड़ी नहीं होगी। पर यहाँ पे क्योंकि कोई कंडीशन चेक नहीं हुई तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी और ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी। इसको चेक भी कर लेते हैं। मेरे पास सिर्फ डू वाइल वाला लूप वाली स्टेटमेंट प्रिंट होकर आई, वाइल लूप वाली स्टेटमेंट मेरे पास प्रिंट होकर नहीं आई। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइटिंग अ वाइल लूप एंड अ डू वाइल लूप। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में, आर ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड। सबसे पहले ब्रेक कीवर्ड की बात करते हैं, यानी ब्रेक स्टेटमेंट की बात। ब्रेक स्टेटमेंट को ऑलरेडी हमने स्विच के अंदर देखा हुआ है। स्विच के अंदर ब्रेक का क्या काम होता था? ब्रेक का काम होता था स्विच से बाहर लेकर आ जाओ, मतलब स्विच को ब्रेक कर दो। तो वैसा सा ही काम लूप्स के अंदर होता है। कभी भी किसी भी पॉइंट पे अगर हमें लूप से एग्जिट करना है तो वहां पे हम अपनी ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लूप लिखा 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवाने का। तो यहाँ पे इंट i इज इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट किया। फॉर लूप लिख सकते हैं, वाइल लूप लिख सकते हैं, कोई भी लूप लिख सकते हैं। लेट्स राइट अ वाइल लूप। जब तक मेरी i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं रहती तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे अपने नंबर्स को प्रिंट करवाना है। सी आउट i कर दो, एंड ऑफ लाइन। तो हर बार हम क्या कर देंगे, हर बार हम i को कर देंगे प्लस प्लस। तो ये मेरा बेसिक सा मैंने लूप लिखवा दिया 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए। अब मैं चाहती हूँ इस लूप में जैसे ही i की वैल्यू 3 हो जाए, जैसे ही लूप के अंदर i की वैल्यू 3 है, इस लूप से बाहर निकल जाओ, मुझे प्रिंट ही नहीं करवाना 3 को। तो शुरुआत में ही मैं कंडीशन लगा दूंगी, अगर मेरे i की वैल्यू 3 हो गई तो क्या कर जाओ, लूप से बाहर निकलने के लिए मैं लिख सकती हूँ ब्रेक। तो जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इनफैक्ट बाहर आके हम प्रिंट भी करवा सकते हैं आउट ऑफ लूप नाउ। तो रन करते हैं इसे। 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। इवन दो मेरा लूप 10 तक चलना चाहिए था, पर क्योंकि जैसे ही i की वैल्यू 3 हुई मैंने लूप से ब्रेक कर दिया, तो अब मेरे पास आउट ऑफ लूप नाउ प्रिंट होकर आ गया। तो कभी भी अगर मुझे लूप से ब्रेक करवाना हो हम प्रिंट कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्रेक स्टेटमेंट। इसी पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम वेयर यूजर कैन कीप एंटरिंग नंबर्स टिल दे एंटर अ मल्टीपल ऑफ 10। जैसे यूज़र ने 5 एंटर कर दिया, फिर यूज़र ने 15 एंटर कर दिया, फिर यूज़र ने 37 एंटर कर दिया, 64 एंटर कर दिया। तो इस तरीके से यूज़र नंबर एंटर कर रहा है। पर जैसे ही यूज़र ने मल्टीपल ऑफ 10 एंटर कर दिया, लेट्स सपोज यूज़र ने 50 एंटर कर दिया, तो वैसे ही हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। अब इसका लॉजिक कैसे लिखें? तो बेसिकली सबसे पहले तो यूज़र से हम अनलिमिटेड टाइम नंबर्स कैसे एंटर करा सकते हैं वो सोचते हैं। जनरली इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं कि यूज़र एक काम करता रहे जब तक कोई लिमिट नहीं आती, उनको या तो हम वाइल से या फिर डू वाइल से कराना प्रेफर करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू डू इट यूजिंग डू वाइल।
डू वाइल लूप क्यों? क्योंकि डू वाइल लूप काम हमारा क्या है? काम हमारा है नंबर को इनपुट लेना, और डू वाइल लूप क्या करता है? एटलीस्ट एक बार तो रन करेगा ही, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो। तो इसको डू वाइल से कराते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने लिए एक नंबर बना लेते हैं n, और अब हम अपना डू वाइल लूप लिखते हैं। हम चाहते हैं हमारा लूप हमेशा रन करता रहे, कभी ना रुके। रुकने वाली कंडीशन क्या है? मल्टीपल ऑफ 10 वाली, वो हम लूप के अंदर लिखेंगे। पर हम चाहते हैं अनलिमिटेड टाइम हमारा लूप रन करे। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, वाइल की जो कंडीशन है उसमें अगर मैं पहले से ही ट्रू डाल दूँ, या मैं 1 ग्रेटर देन 0 डाल दूँ। 1 ग्रेटर देन 0 क्या है? हमेशा ट्रू रहेगा। ऐसे ही सिंपली अगर मैं ट्रू डाल दूँ तो ये लूप मेरा हमेशा रन करता रहेगा। ये मैंने इनफाइनाइट लूप बना लिया। इनफाइनाइट लूप के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इनफाइनाइट लूप के अंदर मुझे बार बार सी आउट करना है एंटर योर नंबर या एंटर नंबर, और हम अपने नंबर को सीन ले लेंगे। और जैसे ही मेरा अगर कोई भी नंबर है, इफ़ इट बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब है कि नंबर का मॉड्यूलो विद 10 शुड बी इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का मल्टीपल है तो मतलब उससे डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, रिमाइंडर में 0 दे देगा। तो उस केस में क्या कर जाना है, उस केस में ब्रेक कर जाना है। बाकी सारे केसेस में क्या करना है, बाकी सारी केसेस में तो हम सी आउट कर देंगे यू एंटर्ड जो भी नंबर है विच इज़ इक्वल टू n, तो एंड ऑफ लाइन। तो इस तरीके से हमारा कोड वर्क करेगा। तो बेसिकली ये ऐसा प्रोग्राम है जो तब तक चलता रहेगा जब तक यूज़र 10 का मल्टीपल ऐड नहीं करता। कैसे चलेगा? शुरुआत में n की कोई वैल्यू नहीं है, ये मेरा डू वाइल लूप है। तो पहले हम एक नंबर एंटर कराएंगे, उसे एंटर करा लेंगे, फिर चेक करेंगे क्या वो 10 का मल्टीपल है। 10 का मल्टीपल है तो ब्रेक कर जाएंगे, नहीं तो उसे प्रिंट करवा दो। फिर क्योंकि ट्रू कंडीशन है दोबारा लूप रन करेगा, दोबारा नंबर एंटर कराएंगे, चेक करेंगे 10 का मल्टीपल है क्या, नहीं है तो उसे प्रिंट करा देंगे, और है तो लूप से ब्रेक कर जाएंगे। लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम। लेट्स सपोज माय नंबर इज 25। तो लिख के आ रहा है यू एंटर 25, दूसरा नंबर एंटर करो। मैंने 18 एंटर कर दिया, यू एंटर्ड 18। मैं दूसरा नंबर एंटर करूँ 37 एंटर कर दिया, यू एंटर 37। पर जैसे ही मैं यहाँ पे 20, 30, 50 ऐसा कुछ भी 40 ऐड कर दिया मैंने, वैसे ही क्या होगा, मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और मैं लूप से बाहर आ जाऊँगी। तो इस तरीके से हमारी ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो काम करती है किसी भी पॉइंट पे लूप को ब्रेक करने के लिए। अब जैसे हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट होती है, वैसी ही एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है विच इज़ माई कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू का काम होता है टू स्किप एन आइटरेशन, यानी किसी भी एक टर्न को अगर हम स्किप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोड लिखा 1 से लेके 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए। इंट आई इज इक्वल टू, या फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस कर देंगे, और हर बार हम सी आउट करा रहे हैं अपने आई को। तो इस तरीके से हमारा कोड वर्क करेगा। अब मैं चाहती हूँ 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएं, बस जैसे ही 3 की टर्न आए वैसे ही मुझे स्किप करना है उसकी टर्न को। 3 के बाद 4 प्रिंट होना चाहिए, 5 प्रिंट होना चाहिए, सारे प्रिंट होने चाहिए, बस 3 नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम कंटिन्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं चेक कर लूँगी, अगर आई की वैल्यू 3 के इक्वल है तो उस केस में क्या कर दो, उस केस में कंटिन्यू कर दो। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं वैसे ही नीचे जो भी कोड लिखा होता है वो स्किप हो जाता है और वापस से हम इस अपडेट के ऊपर आ जाते हैं। मतलब जैसे ही कंटिन्यू होगा ये स्टेटमेंट या इसके बाद कोई भी अगर हमने और भी स्टेटमेंट लिखी होती, ये सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाती और सीधा हम अपडेशन की कंडीशन पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यू काम करता है। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कोड। तो सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे एक्सेप्ट फॉर 3। 1 2 प्रिंट हुआ, 3 स्किप हो गया, 4 5 6। तो जिस भी चीज़ को हमें स्किप करना है उसे हम सिंपली कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसी पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू शो नंबर्स एंटर्ड बाय यूज़र एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ 10। यानी प्रोग्राम ऐसा है जिसमें सारे नंबर्स दिखेंगे यूज़र के, बस 10 का मल्टीपल नहीं दिखेगा। पहले वाले कोड में 10 के मल्टीपल पे हमारा प्रोग्राम रुक रहा था, यहाँ पे कोड को रोकना नहीं है, बस उसे स्किप कर देना है। तो स्किप करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ अपना पुराने वाला कोड हम चाहें तो वापस लेकर आ सकते हैं। सो दिस वॉज माई प्रीवियस कोड जिसमें डू वाइल लूप था हमारे पास। इस बार डू वाइल लूप में जैसे ही n 10 का मल्टीपल है वैसे उसे ब्रेक नहीं करना, सिंपली कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू कर देंगे तो ये लाइन स्किप हो जाएगी। लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो एंटर नंबर मैंने 25 एंटर किया, 25 प्रिंट हो गया। 18 एंटर किया, 18 प्रिंट हो गया। पर 10 एंटर करूँगी तो 10 प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट नहीं हुआ और दोबारा मुझसे पूछ रहा है दूसरा नंबर एंटर करो। 20 एंटर करूँगी वो भी प्रिंट नहीं होगा।
पर 15 एंटर किया तो 15 प्रिंट हो गया, 7 एंटर किया 7 प्रिंट हो गया, पर 50 एंटर करूँगी तो 50 प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरीके से इनफाइनाइटली मेरा लूप वर्क करता रहेगा, चलता जाएगा। तो इसे मुझे क्लोज करना पड़ेगा। दिस इज़ एक्चुअली एन इनफाइनाइट लूप जो कभी नहीं रुकेगा किसी भी कंडीशन पे। तो वैसे तो इस तरीके के लूप्स हमें नहीं क्रिएट करने, पर कंटिन्यू का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विच इज़ टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जाके कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है, इस लॉजिक को हम काफ़ी बार काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स के अंदर यूज़ करते हैं। एंड बहुत ही मुश्किल होगा एज अ बिगिनर इसका लॉजिक खुद से सोचना। तो जो भी लॉजिक हम क्लास के अंदर अभी डिस्कस कर रहे हैं उसको अच्छे से याद रखना है। बिल्कुल आप पेपर पेन खोल के इसके नोट्स भी बना सकते हैं, पर लॉजिक की एक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए। सिर्फ याद नहीं करना है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे हमने चेक किया। तो बेसिकली कोई भी नंबर है, प्राइम नंबर्स कैसे दिखते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं मैथ के अंदर, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से 13 हो गया, बहुत सारे डिफरेंट प्राइम नंबर्स होते हैं। मैथमेटिकली प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो सिर्फ 1 की टेबल में आता है या सिर्फ अपनी टेबल में आता है। यानी अगर n की बात करें तो n अगर प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ 1 और n की ही टेबल में आएगा, वो अपने इन दोनों के अलावा किसी और टेबल के अंदर नहीं आएगा। जैसे 7 किसी और टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 7 की टेबल में आता है। 13 सिर्फ 1 और 13 की टेबल में आता है। तो बहुत सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। अब किसी और की टेबल में ना आने का ये भी मतलब होता है कि प्राइम नंबर के जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स मतलब वो नंबर किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 5 की बात करूँ तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 के फैक्टर्स होंगे 1 इंटू 5, 5 इंटू 1। सिर्फ इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 5 बन सकता है। तो 5 के कौन से यूनिक फैक्टर्स होंगे? 5 के यूनिक फैक्टर्स होंगे 1 और 5, यानी 1 और 5 द नंबर इटसेल्फ। अगर मैं प्राइम नंबर 7 की बात करूं तो 7 होगा 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1। तो इसके क्या फैक्टर्स होंगे? 1 और 7, इसके होंगे 1 और 5। ऐसे ही अगर मैं 17 की बात करूं तो 17 होगा 1 इंटू 17 और 17 इंटू 1। इसके अलावा किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 17 नहीं आएगा। तो कौन से फैक्टर्स होंगे? 1 और 17। तो प्राइम नंबर्स की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो वो नंबर खुद ही होता है या फिर 1 होता है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होता। अब दूसरे नंबर्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं पर दूसरी तरफ इफ़ आई ट्राई टू एनालाइज फैक्टर्स फॉर 6 क्या होगा? 6 होगा 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 6, 2 एंड 3। यूनिक फैक्टर्स अगर मुझे निकालने हैं तो यूनिक हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 6। उसी तरीके से यही सेम फैक्टर्स मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं 8 की बात करूँ तो 8 हो जाएगा 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 एंड 8 इंटू 1। 8 के यूनिक फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 1, 8, 2 एंड 4। ये 8 के यूनिक फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो नंबर्स प्राइम नहीं होते, जैसे 6 प्राइम नहीं है, 8 प्राइम नहीं है, 12 प्राइम नहीं है, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। इनमें 1 और 6 तो है ही फैक्टर, पर उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर्स होने का क्या मतलब होता है? फैक्टर्स होने का मतलब है कि 1 और n के अलावा कोई और नंबर है जो आपको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ 4 12 का फैक्टर है, इसका मतलब 12 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर में क्या आएगा? रिमाइंडर में 0 आएगा। मतलब 4 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कोई भी नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर तब होता है जब वो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो 3 भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 6 भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। मतलब इसके फैक्टर 1 और 12 तो है ही, पर दूसरे भी कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। पर प्राइम नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइम नंबर में हमेशा या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा जो उस प्राइम नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारे पास लॉजिक ये आ जाता है कि अगर मुझे कोई भी नंबर n है जिसके लिए फाइंड करना है इफ़ दिस इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर, तो मैं सिंपली क्या कर लूँ? मैं सिंपली ऐसा कोई नंबर ढूंढ लूँ। लेट्स सपोज ऐसा कोई नंबर x है जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है और x की वैल्यू 1 और वो नंबर खुद नहीं होनी चाहिए।
1 और n के अलावा कोई भी नंबर x अगर ऐसा है जो मेरे नंबर n को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो मतलब मेरा नंबर n एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि कोई और नंबर मिल गया जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, उसका कोई और फैक्टर है। अगर 1 और n के अलावा आपका कोई और फैक्टर है, मतलब आप प्राइम नंबर नहीं हो, फिर आप कंपोजिट नंबर हो मैथ के अंदर। तो ये लॉजिक होता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स का। तो मेरे लिए क्या काम बच गया? मेरे लिए ये काम बच गया कि मैं बेसिकली ऐसा कोई नंबर ढूंढ लूँ, ऐसा कोई x में ढूंढ लूँ जो 1 नहीं हो और n भी नहीं हो, पर इनके अलावा अगर कोई और नंबर है जो मेरे n को, मेरे इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब नंबर मॉड्यूलो x की वैल्यू 0 आ जाए, तो उसका मतलब नंबर मेरा एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा, प्राइम नंबर नहीं बनेगा। अब ये x को मुझे देखना है कि ये x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। क्या मैं कह सकती हूँ कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर तभी बनता है जब वो उस नंबर से या तो छोटा होता है या इसके इक्वल होता है। मतलब अगर मैं लिख रही हूँ 12 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 हमेशा क्या होगा? 3 एज अ फैक्टर 12 से हमेशा छोटा होगा, तभी तो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगर मैंने 3 डिवाइडेड बाई 12 लिख दिया, तो क्या कभी भी 12 3 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा? नहीं डिवाइड कर पाएगा। रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर तो 3 आएगा इस केस में। तो हमेशा ये जो नंबर x हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस रेंज में, ये जो नंबर x है ये हमेशा हमारी नंबर से छोटा होगा। मतलब जो भी हम ये फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये हमेशा n से छोटा होगा, और क्योंकि ये नंबर 1 नहीं होना चाहिए तो ये 1 से बड़ा होगा। तो जो भी नंबर x हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा फैक्टर होगा कि वो हमारे नंबर को डिवाइड कर रहा है n को या नहीं कर रहा, ये बेसिकली नंबर लाई करेगा इन द रेंज ऑफ 2 to n-1। 1 से लेके n तक रेंज है, 1 से लेके n तक n नेचुरल नंबर्स की, पर मुझे पता है 1 तो डिवाइड कर ही देगा, 1 तो सारे नंबर्स को डिवाइड कर देता है, तो 1 तो मुझे लेना नहीं, मुझे तो 2 से स्टार्ट करना है। और जाना कहाँ तक है? मुझे पता है मेरा जो नंबर है वो नंबर से ही छोटा होना चाहिए, कुछ तो छोटा होना चाहिए, नहीं तो कंप्लीटली डिवाइड कभी करी, बड़ा नंबर कभी छोटे को कंप्लीटली डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहाँ तक लिमिट होनी चाहिए? n-1 तक लिमिट होनी चाहिए। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं एक ऐसा लूप चला दूँ 2 से लेके n-1 तक, लेट्स सपोज मैंने एक लूप चलाया int i इज इक्वल टू, या इसको x कह देते हैं, int x इज इक्वल टू 2 से मैंने लूप को स्टार्ट किया, x जब तक लेस देन n है, यानी n-1 तक मेरा लूप जाएगा, या लेस देन इक्वल टू n-1 इसको कह देते हैं x प्लस प्लस। ये मेरा लूप है। लूप के अंदर मैं हर बार चेक कर लूँ, अगर, या इनफैक्ट इफ स्टेटमेंट अभी नहीं लिखते हैं, लूप के अंदर मुझे हमेशा हर बार चेक करना है कि अगर मेरा जो n है वो x से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, अगर कंप्लीटली डिवाइड होके 0 आ गया, या फिर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो उस केस में क्या है? उस केस में नंबर कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि x क्या बन जाएगा? x उसका फैक्टर बन जाएगा, और बाकी सारे केसेस में वो प्राइम नंबर ही रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लॉजिक को समझना। लॉजिक क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं 12 का। लेट्स सपोज मेरे n की वैल्यू है 12 के इक्वल। अब 12 के लिए मैं एक एक करके शुरू कर दूंगी कंपेयर करना। शुरू करेंगे 2 के साथ। क्या 12 2 के साथ जब मॉड्यूलो लेता है तो क्या 0 आंसर आ जाता है? 12 मॉड्यूलो 2 क्या 0 आता है? यस, 0 आता है। तो यहीं मुझे घुसते ही पता चल गया कि 12 एक कंपोजिट नंबर है, 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 12 को तो 2 ने ही डिवाइड कर दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 5 है। 5 के लिए हमने देखा सबसे पहले 2 के साथ, क्या 5 मॉड्यूलो 2 0 होता है? नहीं होता, तो मतलब अभी तो 5 प्राइम है। लेट्स सपोज हम एक और दूसरा नंबर लेते हैं n इज इक्वल टू 9। अब n इज इक्वल टू 9 के लिए हम शुरू कर रहे हैं, शुरुआत करेंगे 2 के साथ। तो क्या 9 मॉड्यूलो 2 0 होता है? 9 मॉड्यूलो 2 0 नहीं होता, तो अभी तक तो मेरा 9 प्राइम है। फिर x को बढ़ा के 3 कर देंगे, फिर देखेंगे कि यार 9 मॉड्यूलो 3 0 होता है। हाँ, 9 मॉड्यूलो 3 तो 0 होता है, क्योंकि 3 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, जैसे ही कोई नंबर मिल गया कि मेरा जो 9 है वो एक कंपोजिट नंबर है, वो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो यहीं से हम क्या कर जाएंगे? जैसे ही 0 हो गया मतलब नंबर कंपोजिट हो गया, यहीं से मैं क्या कर जाऊँगी? यहीं से मैं ब्रेक कर जाऊंगी। मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही फैक्टर काफ़ी होता है किसी भी नंबर को नॉन प्राइम प्रूव करने के लिए। मतलब 12 के लिए अगर मुझे 2 मिल गया ना, वही काफ़ी है, मुझे 3 4 6 सारे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही नंबर चाहिए जो 12 को डिवाइड कर दे। जैसे ही वो नंबर मिल गया मतलब मेरा नंबर कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर मैंने इस पूरे लूप को रन किया और मुझे एक भी फैक्टर मिल गया जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, मतलब मेरा नंबर नॉन प्राइम है। और अगर मैंने पूरा लूप रन किया और मुझे एक भी नंबर नहीं मिला जो मेरे उस नंबर को डिवाइड कर दे, मतलब मेरा नंबर एक
प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के लिए चेक करते हैं इफ़ अ नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और इज़ इट अ कंपोजिट नंबर। तो एक बार अपने लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी नंबर है, इंट n इज इक्वल टू 9 मेरे पास लेट्स सपोज नंबर है। तो एक बूलियन वेरिएबल भी साथ में बुला लेते हैं, बूल इस प्राइम। इस प्राइम शुरुआत में है ट्रू, मतलब मैं अज्यूम कर रही हूँ मेरे पास जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है, मैंने मान लिया। जब तक उसका फैक्टर नहीं मिलता तब तक हर नंबर प्राइम नंबर है। अब एक लूप चला लेंगे, इंट i इक्वल्स 2 से i लेस देन इक्वल, ये बेसिकली x i सारी सेम चीज़ें हैं, मुझे बस अपना फैक्टर ढूंढना है। i लेस देन इक्वल टू n-1 तक मेरा लूप चलेगा, हर बार i को कर देंगे प्लस प्लस। अब हर बार मुझे चेक करना है अगर मेरा n मॉड्यूलो i 0 है क्या। जैसे ही n मॉड्यूलो i 0 हो गया, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है i इज़ अ फैक्टर ऑफ n, या फिर i कंप्लीटली डिवाइड्स n। और इसका ये भी मतलब है कि n इज कंपोजिट, या कंपोजिट की जगह इसके कह देते हैं नॉन प्राइम। ये तीनों लाइनें, तीनों का मतलब सेम ही है। n अगर i से डिवाइड हो गया कंप्लीटली और उसने रिमाइंडर 0 दे दिया तो उसका मतलब i इज़ अ फैक्टर ऑफ n, उसका मतलब i कंप्लीटली n को डिवाइड करता है, उसका मतलब n इज़ नॉन प्राइम क्योंकि उसका फैक्टर मिल गया 1 और n के अलावा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस प्राइम को सेट कर देंगे एज फॉल्स। तो एक बूलियन वेरिएबल था जो ट्रैक कर रहा था कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। शुरू में तो हर नंबर को प्राइम अज्यूम किया, पर यहाँ मुझे पता चल गया प्राइम नहीं है तो उसको फॉल्स कर दिया, और आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ सिंपली हम ब्रेक कर सकते। और अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है तो कुछ नहीं करना, फिर नेक्स्ट नंबर के लिए सेम कंडीशन को चेक करो, फिर नेक्स्ट नंबर के लिए सेम कंडीशन को चेक करो। पहले 2 के लिए करेंगे, 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए, 5 के लिए। तो इस तरीके से जब तक n-1 तक नहीं पहुँच जाते तब तक हमें कंडीशन को चेक करते रहना है। तो लास्ट में अगर इज़ प्राइम अगर ट्रू है, इज़ प्राइम की वैल्यू अगर ट्रू है तो उसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे सी आउट कर देंगे नंबर इज़ प्राइम। एल्स वाले केस में क्या सी आउट कर देंगे, एल्स वाले केस में सी आउट कर देंगे नंबर इज नॉट प्राइम। इस तरीके से। अच्छा, एक और शॉर्टकट होता है, जब भी हमें किसी भी वैल्यू को, किसी भी बूलियन वैल्यू को चेक करना होता है कि वो ट्रू वैल्यू है या नहीं है, तो उसके लिए इक्वल टू ट्रू लगाना कंपलसरी नहीं होता। अगर मैं सिंपली इतना लिख दूं इस प्राइम, तो इसका मतलब भी यही होगा कि इस प्राइम ट्रू है या नहीं है वो हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें वो एक्स्ट्रा इक्वल टू ट्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हैं वो नंबर प्राइम है क्या। तो 9 के लिए चेक करते हैं। 9 के लिए प्रिंट होकर आया है नंबर इज़ नॉट प्राइम। यहीं पे अगर मैं 7 के लिए चेक करूँगी तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर, इसके लिए प्रिंट होगा नंबर इज़ प्राइम। अगर मैं 13 के लिए चेक करूँ, 13 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, तो इसके लिए प्रिंट होगा नंबर इज़ प्राइम। पर अगर मैं 15 के लिए चेक करूँ, 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 15 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, तो 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हम प्राइम या नॉन प्राइम के लिए अपने लॉजिक को चेक कर सकते हैं। अब ये तो हो गया 2 से लेके n-1 तक लूप को रन करना। एक और तरीका होता है प्राइम और नॉन प्राइम को चेक करने का। इसमें बेसिकली हमें लूप के अंदर थोड़े से चेंजेस करने होंगे। अभी तक हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, बेसिकली हम जब अपने फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी नंबर के, कि कौन सा ऐसा x होगा जो मेरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो हम फैक्टर्स को ढूंढ रहे हैं 2 से लेके n-1 तक। अपने फैक्टर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। अब जब भी हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिखते हैं लॉजिकली, तो लेफ्ट वाले जो फैक्टर्स हैं वो तो नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं, और ऊपर वाले जो फैक्टर्स हैं और राइट वाले जो फैक्टर्स हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में हमारा नंबर डिक्रीज होते रहता है। यहाँ नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 से लेके 12 तक, यहाँ नंबर डिक्रीज हो रहा है 12 से लेके 1 तक। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद हमारे फैक्टर्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। रिपीट कब होते हैं, जैसे यहाँ 3 4 आ गया, अब 4 3 आएगा तो ये रिपीट हो गया। सो दिस इज रिपीटेशन। 6 2 का यहाँ पे रिपीटेशन है, 1 12 का यहाँ पे रिपीटेशन है। तो एक पॉइंट के बाद जब हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं ना, हमारे पास डुप्लीकेट फैक्टर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे लेट्स सपोज 15 का एग्जांपल ले लेते हैं। 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 15 को मैं लिख सकती हूँ 1 into 15, इसको लिख सकते हैं 3 into 5, इसको लिख सकते हैं 5 into 3,
और इसको लिख सकते हैं हम 15 इंटू 1। अब 15 के क्या क्या फैक्टर्स हुए? 15 के फैक्टर्स हुए 1, 15, 3 और 5। पर यहाँ इस पॉइंट के बाद मेरे फैक्टर्स रिपीट होने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे इस पॉइंट के बाद मेरे फैक्टर्स रिपीट होने स्टार्ट हो गए। तो लॉजिक यहाँ पर ये बनता है कि फैक्टर्स तो हमेशा a मल्टीप्लाइड बाई b होता है। यहाँ पे जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, तो a मल्टीप्लाइड बाई b मतलब सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर। तो यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 है तो क्या मैं कह सकती हूँ 5 फैक्टर मिलने से पहले तो हमेशा 3 फैक्टर मिल ही जाएगा, और एक फैक्टर 3 मिल गया तो 5 के लिए फिर ढूंढने की क्या ज़रूरत है? 12 के फैक्टर्स अगर मुझे ढूंढने हैं तो मुझे अगर 2 मिल गया तो मुझे 6 को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या अगर मुझे 3 मिल गया तो मुझे 4 को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 12 मुझे पता चल गया 3 से डिवाइड करता है तो मुझे वहीं पता चल जाएगा प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 से डिवाइड करना मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अगर मुझे 15 का पता चल गया 3 से डिवाइड हो जाता है तो मुझे 5 से डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 15 का फैक्टर मिल गया, तो मुझे ऑलरेडी पता चल गया ये एक नॉन प्राइम नंबर है। तो बेसिकली जब हम एक एक करके नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो हम ये वाला लूप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस लूप में ये सारे नंबर्स हमें कहीं ना कहीं मिल जाए। या फिर 12 के लिए अगर देख रहे हैं तो 2 से लेके 6 तक हम सारे नंबर्स को 12 के लिए चेक करना चाह रहे हैं। पर लॉजिक यहाँ पे ये आता है कि हमें 4 और 6 के लिए तो कभी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो रिपीट वाले हैं। मुझे तो सिर्फ 2 और 3 के लिए चेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 15 के लिए मुझे 3 और 5 दोनों के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 के लिए चेक करो। 3 से डिवाइड हो गया, 5 के लिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली हम अपने लूप को छोटा कर सकते हैं, कम टाइम्स रन करवा सकते हैं, और जो भी लूप छोटा होता है वो टाइम बचाता है कंपाइलर का। तो इसीलिए जो भी एल्गोरिदम कम टाइम में रन करती है, जिसका लूप छोटा होता है, वो एक अच्छी एल्गोरिदम मानी जाती है। इसीलिए हम एक सेकंड तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अब लूप को कहाँ तक रन करवाना है, कहाँ तक चेक करूँ मैं? बेसिकली मुझे ये लॉजिक देखना है कि यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। तो कहाँ पे ऐसा पॉइंट आएगा जब a मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू मैक्सिमम हिट करेगी, और वो पॉइंट आता है अंडर रूट n का। कभी भी अंडर रूट n मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट n क्या होता है? हमेशा n होता है। तो कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें a और b दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होंगी? वो होगा अंडर रूट n वाला पॉइंट। मतलब अंडर रूट n जैसे ही हिट कर गया लूप के अंदर, वैसे ही अब फैक्टर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 12 क्या होता है? इट इज़ 3 पॉइंट समथिंग, मतलब एग्जैक्ट हमें कैलकुलेट नहीं करना, अंदाजा लगाना है, 3 पॉइंट समथिंग होता होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है। 12 इन दोनों के बीच में कहीं पे आता है, तो अंडर रूट 12 क्या होगा? 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसका मतलब है मुझे 3 के आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है 12 से कोई मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। कोई फैक्टर होगा तो वो मुझे अंडर रूट n से पहले ही मिल जाएगा। इसीलिए 12 का जो फैक्टर है उसके लिए मुझे 4 और 6 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अंडर रूट n से बड़े हैं। मुझे 2 और 3 से डिवाइड करके ही पता चल जाएगा कि ये प्राइम है या नॉन प्राइम है। 15 का भी अगर एग्जाम्पल लूँ तो 15 के लिए मुझे अंडर रूट 15 क्या होता है? अंडर रूट 15 इज 3.9 समथिंग होना चाहिए। तो अंडर रूट 15 चेक करने के लिए मुझे 4 से 5 से 6 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे 3 से ही डिवाइड करके पता चल जाएगा कि 15 एक प्राइम नंबर है या नॉन प्राइम नंबर है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 21। 21 क्या होता है? 1 इंटू 21, 3 इंटू 7, 7 इंटू 3 एंड 21 इंटू 1। अब ये जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ ये थोड़ी डिफ़िकल्ट लेवल की है, इसको बिल्कुल भी इजी हमें नहीं समझना है, पर ये अभी हम डिस्कस कर लें तो अच्छा है। शुरुआत से ही थोड़ा बहुत लॉजिक करते जाएंगे, बट आई अंडरस्टैंड दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट लेवल थिंग टू अंडरस्टैंड। अब अंडर रूट 21 क्या होगा? अंडर रूट 21 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो 4 पॉइंट समथिंग होगा तो उसका मतलब है कि मुझे सिर्फ 2, 3 और 4, 2 से लेके 4 तक नंबर्स को चेक करने की ज़रूरत है, यानी 2 से लेके अंडर रूट n तक नंबर्स को चेक करने की ज़रूरत है टू फाइंड द फैक्टर। और यहाँ पे सच बात भी है, क्योंकि 2 से लेके 4 की ही रेंज में मुझे क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, और जैसे ही 21 को 3 से डिवाइड करूँगी मुझे पता चल जाएगा मेरा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो बेसिकली फैक्टर्स रिपीट होते हैं, और क्योंकि फैक्टर्स रिपीट होते हैं तो मुझे हर नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अंडर रूट n तक अपने नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो मेरा जो लूप है, अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट n भी कर दूँ तो भी मेरा कोड बिल्कुल सेम रहेगा और उसका आंसर भी बिल्कुल सेम रहेगा। अब C++ के अंदर हम डायरेक्टली अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट को नहीं निकाल सकते। तो स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हमें एक और हेडर फाइल होती है जिसे इंक्लूड करना पड़ता है, इट इज़ कॉल्ड CMath। CMath के अंदर काफ़ी सारे मैथमेटिकल हमें फंक्शंस मिल जाते हैं।
तो हमें अगर अंडर रूट एन लिखना है तो उसको C++ के अंदर लिखने का तरीका होगा SQRT_N। तो स्क्वायर रूट ऑफ n मेरे लिए कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और ये भी बिल्कुल वैलिड कोड है। इनफैक्ट ये थोड़ा सा बेटर कोड है एज कम्पेयर टू आर पहले वाला कोड। पर अगर आप दोनों में से कोई भी कोड लिखेंगे रियल लाइफ डे टू डे अपनी नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर तो खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों में से जो भी लॉजिक आपको समझ में आए कोई भी लॉजिक फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने चेक किया मेरे पास आ गया माई 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ऐसे ही 21 के लिए चेक करूँगी तो 21 के लिए भी आएगा नॉट अ प्राइम नंबर। पर अगर मैंने यहाँ पे 13 के लिए चेक किया तो 13 के लिए आएगा 13 इज़ अ प्राइम नंबर। तो सेम लॉजिक वर्क करेगा चाहे हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ n लिखें या फिर हम यहाँ पे n-1 लिखें। कोड हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, बस स्क्वायर रूट ऑफ n का थोड़ा सा अलग लॉजिक है, n-1 का थोड़ा सा अलग लॉजिक है। तो आई होप कि लूप्स की हमें यहाँ तक काफ़ी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बहुत सारे डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाने की कोशिश की है। इसके साथ में असाइनमेंट क्वेश्चंस को 100% जाके सॉल्व करना है, क्योंकि असाइनमेंट क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी खुद का लॉजिक बिल्ड होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और हमें कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ मुझे भी क्वेश्चन करने आते हैं लूप्स के, मुझे खुद सोचना आता है, मुझे खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता है।